हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है जेपी गर्ग और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स मेरी जान पर। स्टूडेंट, इस कोर्स में हम डिस्कस कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स फॉर ऑल कॉमर्स कंपटीशन एग्जाम। तो स्टूडेंट्स, जीएसटी की दो क्लासेस हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। ये हमारी क्लास नंबर 3 है। तो यदि आपने अभी तक वो दो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, पहले आप वो दो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये क्लास नंबर 3 स्टार्ट कीजिए। तो स्टूडेंट देखो, जो जीएसटी सब्जेक्ट है वो काफी ज्यादा वाइड सब्जेक्ट है, तो बहुत ज्यादा कठिन काम है जीएसटी जैसे सब्जेक्ट को 12-13 वीडियो में कवर करना। लेकिन एक अच्छा प्लेयर वही है जो टेस्ट भी बढ़िया खेल सके, वनडे भी, T20 भी और T10 भी, और कभी जरूरत पड़ जाए तो सुपर ओवर में भी झंडे गाड़ सके। तो हमें यही काम करना है, जीएसटी जैसे सब्जेक्ट को 12-15 घंटे में कवर करना है। जीएसटी को आपको पढ़ना कैसे है? जीएसटी को आपको 3 स्टेप्स में पढ़ना है। स्टेप नंबर 1, आपको हमारा वीडियो देखना है। स्टेप नंबर 2, मैं जो आपको ये पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, इनकी आपको रीडिंग लगानी है। नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम में आपको सर्च करना है कॉमर्स मेरी जान, और आप चाहो तो हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, कॉमर्स मेरी जान, गूगल प्ले स्टोर पर सर्च कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको वीडियो देखना है, उसके बाद आपको पीडीएफ नोट्स की रीडिंग लगानी है। आप चाहो तो प्रिंट आउट करवा सकते हो, और उसके बाद आपको वीडियो फिर से देखना है। आपको ये तीनों काम करने हैं। वीडियो को 2 बार देखना है यदि आप जीएसटी पहली बार पढ़ रहे हो तो, क्योंकि जीएसटी एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। तो मैंने आपको बताया 2 क्लासेस हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, ये हमारी क्लास नंबर 3 है। तो स्टूडेंट देखो, कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से आपको क्या करना है, मैं आपको बताता हुआ चलूंगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो 90% क्वेश्चन या फिर कम से कम 80% क्वेश्चन जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा उन्हीं में से आ जाएंगे, क्योंकि पढ़ने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। नोट्स में मैंने बहुत कुछ लिखा हुआ है और पढ़ाऊंगा भी मैं बहुत कुछ, लेकिन जो चीजें मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा आपको आसान भाषा में, उन चीजों पर आप फोकस करेंगे। तो यदि आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चन आने वाले हैं तो 16-17 क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे, और आप छोटी-छोटी चीजों में दिमाग लगाओगे कि मुझे तो 100% ही करना है, तो फिर आप 10-12 क्वेश्चन ही कर पाओगे। तो ध्यान से मेरी बातें सुनना। तो देखो, आप लोगों को पता है कि जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स होती है। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स कब लगता है? जब हम गुड्स सप्लाई करते हैं तब लगता है, या फिर हम सर्विस सप्लाई करते हैं तब लगता है। तो हमें पता होना चाहिए कि गुड्स किसे कहेंगे और सर्विस किसे कहेंगे, ये हमें पता होना चाहिए। तो देखो, मैं आपको बताता हूँ कि गुड्स हम किसे कहेंगे और सर्विस हम किसे कहेंगे। तो स्टूडेंट देखो, सबसे पहले हम गुड्स की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको कहूँ कि असेट्स 2 प्रकार की होती है। एक होती है मूवेबल असेट्स। मूवेबल असेट्स वो असेट होती है जिन्हें हम एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं, और दूसरी होती है इमूवेबल असेट्स। इमूवेबल असेट्स वो असेट्स होती है जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं लेकर जाया जा सकता। हम पढ़ क्या रहे हैं? हम गुड्स की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो असेट्स can be of two types: movable assets and immovable assets. Movable assets are those assets which can be moved from one place to another, and immovable asset can be moved. Immovable asset को अपन एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेकर जा सकते, और movable asset को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जा सकते हैं। जैसे लैंड हमारी इमूवेबल असेट है, और लैंड के साथ जो भी अटैच है, चिपका हुआ है, वो भी इमूवेबल असेट है। जैसे मकान लैंड के साथ चिपका हुआ है तो वो भी इमूवेबल है। मकान के साथ जो गेट लगे हुए हैं वो भी इमूवेबल असेट है, क्योंकि वो लैंड के साथ ही जुड़े हुए हैं। यदि गेट को आपने उतार करके अलग रख लिया तो वो मूवेबल असेट बन जाएंगे। पेड़ है जमीन के साथ चिपके हुए हैं, इमूवेबल असेट है। पेड़ को काट लिया आपने, लकड़ियों का बंडल बना लिया, तो वो मूवेबल असेट बन जाएंगे। तो इमूवेबल गुड्स को जीएसटी के अंदर गुड्स नहीं माना जाता है। क्या कहा मैंने? देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, डायरेक्टली इनके क्वेश्चन आएंगे। टीचर जितना ज्यादा डिटेल में पढ़ाएगा, स्टूडेंट को उतनी कम मेहनत करनी पड़ेगी। एक और बात मैं आपको बता देता हूँ। देखो, टैक्स में क्या होता है, 80% से ज्यादा चीजें तो कॉन्सेप्चुअल होती है। 80% से ज्यादा चीजें तो आपको है ना याद नहीं करनी पड़ेगी। कॉन्सेप्चुअल चीजों को आपने समझा तो बस वहीं पर काम खत्म हो गया, और जो बाकी की 20% चीजें होती है वो फैक्चुअल होती है, वो आपको याद करनी है। यदि मैंने कोई चीज नहीं बताई है और एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, क्योंकि मैं 100% चीजें तो करा नहीं रहा हूँ, कोर्स को छोटा करने के लिए और इंपॉर्टेंट चीजें कराने के लिए कुछ चीजें मैंने छोड़ दी है।
तो जो चीजें मैंने नहीं कराई और वो एग्जाम में आ जाए, तो आपको अपना दिमाग लगाना है, कॉन्सेप्ट लगाने हैं। आपके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वो चीज हो रही है तो ठीक, नहीं हो रही है तो वो उस हिसाब से आप आंसर कर दोगे। तो मैंने आपको बताया कि जीएसटी इमूवेबल एसेट को गुड्स नहीं मानता है, केवल और केवल मूवेबल एसेट्स को ही गुड्स मानता है। मूवेबल एसेट्स को भी अपन डिवाइड कर सकते हैं। पहली हो सकती है मनी, दूसरी हो सकती है मनी वर्थ, तीसरी हो सकती है एक्शनेबल क्लेम्स और चौथी हो सकती है अदर। मैंने बोला इमूवेबल एसेट को तो कभी भी गुड्स नहीं मानना है। जो बच गई मूवेबल, मूवेबल एसेट भी 4 प्रकार की हो गई है। मूवेबल एसेट 4 प्रकार की कौन-कौन सी हो गई? पहले हमारी हो गई मनी, तो मनी को आपको गुड्स नहीं मानना है। दूसरी हो गई मनी वर्थ, मनी वर्थ को भी गुड्स नहीं मानना है। फिर बच गए एक्शनेबल क्लेम और बच गए अदर्स, उनको गुड्स मानना है। या फिर आप ये मत याद कीजिए कि क्या-क्या गुड्स है, आप याद कीजिए क्या-क्या गुड्स नहीं है। तो कुल मिलाकर के 3 चीजें गुड्स नहीं है। इमूवेबल एसेट तो कभी भी गुड्स नहीं है, इमूवेबल एसेट गुड्स नहीं है, मनी गुड्स नहीं है और मनी वर्थ गुड्स नहीं है। ये 3 चीजें गुड्स नहीं है। इन 3 के अलावा जो भी बच गया वो सब कुछ गुड्स है। आप कहोगे सर जब एक्शनेबल क्लेम भी गुड्स है और अदर भी गुड्स है, तो आपने अलग-अलग क्यों लिखा है? अलग-अलग मैंने ऐसे ही लिखा है, बस टाइम पास करने के लिए लिखा है। आप ये मान लो बस 3 चीजें गुड्स नहीं है, इमूवेबल एसेट, मनी, मनी वर्थ, इसके अलावा जो भी बच गया वो गुड्स है। इमूवेबल एसेट आपको बताने की जरूरत नहीं है कि क्या है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। मनी क्या होता है? मनी जो एट प्रेजेंट चल रही है, जो एट प्रेजेंट लीगल टेंडर है, उसको मनी कहेंगे। जो एट प्रेजेंट मनी के रूप में काम में नहीं आता है उसको अपन मनी नहीं कहेंगे। मनी के अंदर इंडियन करेंसी भी इंक्लूडेड है और फॉरेन करेंसी भी इंक्लूडेड है। मनी वर्थ क्या होता है? मनी वर्थ का मतलब चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, ये आते हैं। मनी के अंदर तो क्या आएगा? जो एट प्रेजेंट लीगल टेंडर है वो आएगा, इंक्लूड्स इंडियन करेंसी एज वेल एज फॉरेन करेंसी। और मनी वर्थ के अंदर क्या आता है? चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट आता है। अब अगर मैं आपको कहूं कि मेरे पास महाराणा प्रताप के सिक्के हैं, वो गुड्स है या नहीं है? वो गुड्स है, क्योंकि वो लीगल टेंडर नहीं है। ऐसे मैं आपको बोलूं 25 पैसे हैं मेरे पास, चवन्नी है, वो गुड्स है या नहीं है? वो भी गुड्स है। मोदी सरकार ने चवन्नी बंद कर दी थी, मोदी सरकार ने या कांग्रेस सरकार ने चवन्नी बंद कर दी थी। चवन्नी एट प्रेजेंट लीगल टेंडर नहीं है, तो चवन्नी को भी गुड्स मानना है। जो एट प्रेजेंट लीगल टेंडर है वो गुड्स नहीं है। उसके अलावा कोई पुराने सिक्के, महाराणा प्रताप के 5 पैसे, 10 पैसे, सब कुछ गुड्स है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्या-क्या गुड्स नहीं है। मैंने आपको क्या-क्या बताया कि क्या-क्या गुड्स नहीं है। इमूवेबल एसेट गुड्स नहीं है, मनी गुड्स नहीं है और मनी वर्थ गुड्स नहीं है। और उसके अलावा जो भी बच गया वो गुड्स है। अब आप मुझे ये बताइए कि पेड़ बेचे जा रहे हैं, ट्रीज बेची जा रही है, ट्रीज, तो वो गुड्स है या नहीं है? वो गुड्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ट्रीज इमूवेबल एसेट है। लेकिन पेड़ों को काट करके बंडल बना करके बेचा जा रहा है, तो वो गुड्स है, क्योंकि वो मूवेबल असेट्स है। ऐसे ही घास बेची जा रही है, तो घास को काट करके बेचा जा रहा है, तो वो गुड्स है। कहने का मतलब जो चीजें जमीन के साथ चिपकी हुई है, उसको यदि बेचने से पहले जमीन से अलग कर लिया जाए तो उसको गुड्स मान लिया जाएगा। अब आप सोच रहे हैं कि एक्शनेबल क्लेम बता दीजिए, एक्शनेबल क्लेम क्या होता है? तो बिल्कुल आप ध्यान से समझना मेरी बात कि एक्शनेबल क्लेम क्या होता है। देखो एक्शनेबल क्लेम क्या होता है, आसान भाषा में आपको बताता हूँ कि आप किसी भी पर्सन के पैसे मांगते हैं, किसी भी पर्सन के आप क्या करते हैं? पैसे मांगते हैं, वो आपका डेटर है। अब आप बोलोगे कि सर किस बात के पैसे मांगते हैं? आप सामने वाले के किसी भी चीज के पैसे मांगते हो। आपने सामने वाले को गुड्स बेचा था, सर्विस बेची थी, आप जुए में जीते थे, शर्त में जीते थे, आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में फीस जमा कराई थी, वो फीस आपको वापस लेनी है, कहीं से आपका रिफंड आना है, इनकम टैक्स रिफंड आना है, किसी भी चीज के, आपने उसको लोन दिया था, आपको लोन वापस लेना है, किसी भी चीज के आप सामने वाले के पैसे मांगते हैं, तो वो एक्शनेबल क्लेम होता है, एक्सेप्ट द सिक्योर्ड लोन। बस सिक्योर्ड लोन को छोड़ दो, उसके अलावा आप किसी भी पर्सन के किसी भी चीज के पैसे मांगते हो, उसको एक्शनेबल क्लेम कहते हैं। इससे ज्यादा डिटेल में मैं आपको नहीं बताऊंगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ चुकी है। और मैंने आपको क्या बताया, एक्शनेबल क्लेम को गुड्स मानते हैं कि नहीं मानते हैं? एक्शनेबल क्लेम को गुड्स मानना है यहां पर। अब एक और खास बात बता देता हूं, लॉटरी, बैटिंग और गैम्बलिंग तीनों एक ही बात होती है एक तरीके से। लॉटरी, बैटिंग और गैम्बलिंग ये भी एक्शनेबल क्लेम में आता है, क्योंकि आप जीत गए तो आप पैसे मांगते हो और नहीं जीते तब तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। तो लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग भी क्या होता है? एक्शनेबल क्लेम होता है। ये मैंने आपको बात याद कराई।
अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, एक्शनेबल क्लेम गुड्स है या नहीं है? एक्शनेबल क्लेम गुड्स है। और एक्शनेबल क्लेम को हम 2 तरीके से डिवाइड कर देते हैं। एक तो ये हमारे एलपीजी हो गए, एक अदर हो गए। हमारा जीएसटी एक्ट ये कहता है बस लॉटरी बेटिंग, गैम्बलिंग पर टैक्स लगेगा, बाकी के जो एक्शनेबल क्लेम है उनको उन पर टैक्स नहीं लगेगा। कहने का मतलब मेरा मेरा कोई डेटर है, मैं किसी के 5,000 रुपए माँगता हूँ, वो डेटर मैंने आपको ट्रांसफर कर दिया तो ये नहीं माना जाएगा गुड्स ट्रांसफर किया गया है। एक्शनेबल क्लेम गुड्स है, लेकिन टैक्स केवल लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग वाले एक्शनेबल क्लेम पर ही लगेगा, बाकी पर नहीं लगेगा। अब भी अगर समझ में नहीं आया है तो आप लोग वीडियो को फिर से देख लेंगे। तो देखो क्या लिखा हुआ है, गुड्स इंक्लूड एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी। हाँ, एक और खास बात, मनी को नहीं माना है, मनी वर्थ को नहीं मानना है, और एक और चीज हो जाएगी, जो सिक्योरिटीज है, सिक्योरिटी का मतलब शेयर डिबेंचर, उनको भी नहीं मानना है। तो टोटल 4 प्रकार की चीजों को गुड्स नहीं मानना है। इमूवेबल एसेट को नहीं मानना है, मनी को नहीं मानना है, मनी वर्थ को नहीं मानना है, और सिक्योरिटीज को नहीं मानना है। सिक्योरिटीज का मतलब शेयर डिबेंचर। यहां तक की बात अगर समझ में आ गई है तो मैं आगे की बात आपको बताता हूं। अब देखो अगली बात, आप मेरी बात ध्यान से सुनना। आपने मुझे 100 रुपए दिए हैं, आपने मुझे 100 रुपए दिए और मैंने आपको 10-10 के 10 नोट दे दिए, खुले करके दे दिए। गुड्स मानेंगे कि नहीं मानेंगे? जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, ये गुड्स है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यदि मैं मनी से रिलेटेड कोई काम कर रहा हूं, यदि मैं मनी से रिलेटेड, मनी और मनी वर्थ को एक साथ ही मानकर चल रहे हैं अपन, यदि मैं मनी और मनी वर्थ से रिलेटेड काम कर रहा हूं या सिक्योरिटीज से रिलेटेड काम कर रहा हूं और उसके बदले में कंसीडरेशन ले रहा हूं, कोई कमीशन वमीशन ले रहा हूं, तो उसे जीएसटी माना जाएगा। यदि डायरेक्टली मनी और मनी वर्थ है या डायरेक्टली सिक्योरिटी है तब तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अगर मैं इनसे रिलेटेड काम कर रहा हूं तो उसको सर्विसेज के अंदर इंक्लूड कर लेंगे। ये मैं आपको अभी समझाता हूं, एक बार आप ये डेफिनेशन देख लीजिए। गुड्स किसे कहेंगे? एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज, लेकिन एक्शनेबल क्लेम इंक्लूडेड है। एक्शनेबल क्लेम के अंदर मैंने खास बात बताई, एक्शनेबल क्लेम 2 प्रकार के, लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग, बस उसी पर टैक्स लगेगा, बाकी पर नहीं लगेगा। सर्विसेज किसे कहेंगे? गुड्स को छोड़कर जो भी बच गया वो सर्विसेज है। सर्विसेज किसे कहेंगे? गुड्स को छोड़कर जो भी बच गया वो सर्विसेज है। लेकिन ये जो मैंने मना करवाई ना तुम्हें, मनी, मनी वर्थ, सिक्योरिटीज, इनको नहीं मानना है। कहने का मतलब मनी, मनी वर्थ, सिक्योरिटीज और इमूवेबल एसेट, न ये गुड्स है न सिक्योरिटीज है। फिर से बताता हूं, इमूवेबल एसेट, मनी, मनी वर्थ और सिक्योरिटीज, ये न गुड्स है न सर्विसेज है, किसी भी चीज में नहीं आएगा। अब मैं आपको आगे की खास बात बताता हूं। मैंने बताया कि मनी, मनी वर्थ और सिक्योरिटीज डायरेक्टली अगर ट्रांसफर किए जा रहे हैं तो वो गुड्स में नहीं आएगा और सर्विसेज में भी नहीं आएगा। लेकिन यदि मैं मनी, मनी वर्थ और सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई काम करता हूं, बदले में कोई कमीशन लेता हूं, तो उसे सर्विसेज में इंक्लूड कर लिया जाएगा। जैसे अपन ने एग्जांपल देखा, आपने मुझे 100 रुपए दिए और मैंने 10-10 के 10 नोट आपको दे दिए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ये सर्विस नहीं है। लेकिन मैं आपको 10-10 के बस 9 ही नोट दे रहा हूं, बाकी का 10 रुपए मेरा कमीशन हो गया, तो ये सर्विसेज के अंदर आ जाएगा। ये नहीं माना जाएगा मनी ट्रांसफर की गई है, मनी से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड की गई है। इसी तरीके से यदि मैं किसी को लोन दे रहा हूं, बदले में इंटरेस्ट चार्ज कर रहा हूं, सर्विस में आएगा। बैंक आपको लोन दे रहे हैं, बदले में इंटरेस्ट चार्ज करेगा, आएगा। बैंक ने आपको लोन दिया, प्रोसेसिंग फीस चार्ज कर रहे हैं, सर्विसेज में आएगा। मैंने मैंने 5,000 शेयर आपको बेच दिए, नहीं आएगा। लेकिन आप किसी ऐप वगैरह के थ्रू शेयर परचेज कर रहे हैं, 5 पैसा से, एंजल ब्रोकिंग से, अप स्टॉक से या अदर किसी ऐप वगैरह से शेयर परचेज कर रहे हैं, तो शेयर परचेज करने पर तो जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन वो ऐप वाले आपसे ब्रोकरेज ले रहे हैं, कमीशन ले रहे हैं, उस पर जीएसटी लग जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया है, और समझ में नहीं आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देंगे। और यदि आपको बढ़िया लग रहा है तो इस वीडियो को यहीं पर लाइक कर दीजिए। अब देखो यहाँ पर बिजनेस की डेफिनेशन लिखी हुई है। बिजनेस की डेफिनेशन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछेगा, बस शॉर्ट में याद रखिए, बिजनेस के अंदर सब कुछ आ जाएगा। चाहे अपन ट्रेड कर रहे हैं, कॉमर्स कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, प्रोफेशन कर रहे हैं, वोकेशन कर रहे हैं। प्रोफेशन के लिए डिग्री चाहिए होती है, वोकेशन के लिए डिग्री नहीं चाहिए होती है, जैसे एक्टर वगैरह। तो कहने का मतलब बिजनेस में सब कुछ आ जाएगा। ये नहीं कहेंगे कि मैं तो सिंगर हूँ तो बिजनेस थोड़ी कर रहा हूँ, चाहे वो सिंगर हो, एक्टर हो, टीचर हो, गुड्स बेचता हो, सर्विस बेचता हो, कुछ भी करता हो, वो सब कुछ बिजनेस के अंदर आ जाएगा। इवन यदि अपन इवन यदि अपन बिना प्रॉफिट मेकिंग के काम कर रहे हैं,
यदि अपन बिना प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम कर रहे हैं, एनजीओ चला रहे हैं, उसको भी अपन बिजनेस में मान लेंगे। चाहे अपना ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना हो, नहीं हो, फ्री में काम कर रहे हो, पैसों में काम कर रहे हो, उसे अपन बिजनेस मान लेंगे। जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा, ये मैं आगे बताऊंगा आपको। अब देखो रिसिपिएंट किसे कहेंगे? रिसिपिएंट आपको बताने की जरूरत नहीं है। एक होता है सप्लायर, एक होता है रिसिपिएंट। सप्लायर वो जिसने सर्विस प्रोवाइड की है, रिसिपिएंट वो जिसको सर्विस मिली है। फिर भी अपन देख लेते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में ऐसी ही लैंग्वेज आ जाएगी। तो यदि अपन को कंसीडरेशन मिल रहा है, कंसीडरेशन मिल रहा है मतलब फ्री में सर्विस नहीं दे रहे हैं भैया, पैसे ले रहे हैं सर्विस के बदले में, तो जो पर्सन कंसीडरेशन पे करता है उसको रिसिपिएंट माना जाता है। जैसे फीस आपके फादर ने दी और सर्विसेज आप ले रहे हो, तो आपको रिसिपिएंट नहीं मानेंगे, आपके फादर को मानेंगे। फीस आपने दी और सर्विस आपका कोई फ्रेंड ले रहा है, तो आपके फ्रेंड को रिसिपिएंट नहीं मानेंगे, आपको मानेंगे। कई बार ऐसा होता है कि कंसीडरेशन पे नहीं हो रहा है। आप बोलोगे कंसीडरेशन पे नहीं हो रहा है तो टैक्स लगेगा क्या? ये मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी केवल रिसिपिएंट बताऊंगा, आगे की चीजें नहीं बताऊंगा। तो रिसिपिएंट यदि कंसीडरेशन पे नहीं हो रहा है तो किसको मानेंगे? तो उसको मान लेंगे जिसको गुड्स दिए गए हैं या जिसको सर्विस दी गई है। गुड्स है तो जिसको गुड्स दिए गए हैं उसको मान लेंगे, और सर्विस है तो जिसको सर्विस दी गई है उसको, यदि कंसीडरेशन नहीं है तो। ये वाली डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, टैक्सेबल पर्सन वाली। तो जो आज बताया उसमें से क्या इंपॉर्टेंट है? गुड्स की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है और सर्विस की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। तो सर्विस तो पढ़ना ही नहीं है, जो गुड्स नहीं है वो सर्विस है, और गुड्स की डेफिनेशन में आप लोग याद रखोगे ही। इमूवेबल एसेट मनी, मनी वर्थ और सिक्योरिटीज को नहीं मानना है, बाकी सब कुछ मानना है। और इन मनी, मनी वर्थ और सिक्योरिटीज को सर्विस में नहीं मानना है, और गुड्स को छोड़कर जो भी बच गया वो सब कुछ सर्विसेज है। टैक्सेबल पर्सन की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से देखना। केवल 2 वर्ड बता रहा हूँ, 2 वर्ड में डेफिनेशन खत्म हो जाएगी। पहली चीज, जिसने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवा लिया ना वो टैक्सेबल पर्सन है। टैक्स लग रहा हो नहीं लग रहा हो कोई दिक्कत नहीं है, रजिस्ट्रेशन करवा लिया उसको टैक्सेबल पर्सन कहते हैं। चाहे टैक्स नहीं लग रहा हो, रजिस्ट्रेशन करवा लिया ना उसको टैक्सेबल पर्सन कहेंगे। दूसरी बात, रजिस्ट्रेशन करवाया नहीं लेकिन करवाना चाहिए इसको रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन करवाया तो नहीं लेकिन करवाना बनता है, करवाना चाहिए इसको रजिस्ट्रेशन, लेकिन हरामी है, करवा नहीं रहा है रजिस्ट्रेशन, तो भी इसको टैक्सेबल पर्सन कहेंगे। अब आप मेरी छोटी-छोटी बातों का जवाब देते जाना। पहली चीज, एक पर्सन को रजिस्ट्रेशन करवाना था, उसने करवा लिया, तो वो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल पर्सन हो जाएगा। दूसरी बात, एक पर्सन को रजिस्ट्रेशन करवाना ही नहीं था लेकिन फिर भी करवा लिया, नहीं थी जरूरत फिर भी करवा लिया, उसको भी टैक्सेबल पर्सन कहेंगे। एक तीसरा पर्सन, रजिस्ट्रेशन करवाना था नहीं करवाया, तो भी टैक्सेबल पर्सन कहेंगे। चौथी बात, रजिस्ट्रेशन करवाना भी नहीं था, करवाया भी नहीं, तो नहीं कहेंगे टैक्सेबल पर्सन। अगली बात, टैक्सेबल इवेंट, इसका डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा कि जीएसटी के अंदर टैक्सेबल इवेंट क्या होती है। टैक्सेबल इवेंट का मतलब है कि जीएसटी कब लगेगा, तो इसके अंदर बस आपको ये याद कर लेना है, जीएसटी के अंदर टैक्सेबल इवेंट क्या होती है? सप्लाई होती है। डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो याद रखना कि जीएसटी के अंदर टैक्सेबल इवेंट क्या होती है? सप्लाई होती है। जैसे आप इनकम टैक्स में पढ़ते हो, हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल इवेंट क्या होगी? मकान को किराए पर देना। सैलरी में क्या होगा? सैलरी का ड्यू या रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर। वैसे ही जीएसटी में टैक्सेबल इवेंट क्या होता है? सप्लाई का होना। अब देखो, अब हमारा ये मेन चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। अब शानदार वाली चीजें चलेगी। अभी तक मैंने आपको छोटी-छोटी चीजें बताई, तो अभी तक मैंने आपको जो बताया ना, वो यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में रिवाइज करा रहा हूँ, तो आप बिल्कुल ध्यान से देखना। देखो, गुड्स किसको कहेंगे ये नहीं याद करना है, किसको गुड्स नहीं कहेंगे ये अपन याद कर रहे हैं। इमूवेबल एसेट को, मनी को, मनी वर्थ को और सिक्योरिटीज को साथ साथ बोलते जाना। और सर्विसेज किसको कहेंगे? गुड्स को छोड़कर जो भी बच गया वो सब कुछ सर्विसेज है, लेकिन मनी, मनी वर्थ और सिक्योरिटीज न गुड्स है न सर्विसेज है। लेकिन अगर मनी, मनी वर्थ और सिक्योरिटीज से रिलेटेड कोई रिलेटेड सर्विस दे रहे हैं फॉर द कंसिडरेशन, तो उसे अपन सर्विस में इंक्लूड कर लेंगे। टैक्सेबल पर्सन किसे कहेंगे? जो रजिस्टर्ड है उसे, और जिसे रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए था लेकिन उसने करवाया नहीं, उसे भी टैक्सेबल पर्सन कह देंगे। ये 3 चीजें ही आपको पढ़नी है, उसके अलावा और कुछ भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको बहुत बढ़िया वाला मैटर पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनना, टफ मैटर है। तो अब हम पढ़ रहे हैं कि सप्लाई अपन किसे कहेंगे। तो सप्लाई की डेफिनेशन मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर कुछ पैरामीटर दे रखे हैं। ये सप्लाई की डेफिनेशन नहीं है, ये पैरामीटर्स है,
और इन्हीं पैरामीटर्स पर डिपेंड करेगा कि जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा। तो ध्यान से सुनना आप मेरी बात। सबसे पहली बात, सप्लाई किसकी होनी चाहिए? गुड्स एंड सर्विसेज की होनी चाहिए। यदि सप्लाई तो हो रही है लेकिन गुड्स या सर्विस की नहीं हो रही तो उसे सप्लाई नहीं कहेंगे। कहने का मतलब मनी, मनी वर्थ, सिक्योरिटीज की होगी तो उसे अपन सप्लाई नहीं कहेंगे। अगली बात, जो सप्लाई है वो कंसीडरेशन के लिए होनी चाहिए। यदि फ्री में सप्लाई किया जा रहा है गुड्स या सर्विस तो भी हमारे जीएसटी में नहीं आएगा। तीसरी बात, बिजनेस के लिए होना चाहिए। बिजनेस के लिए होने का मतलब जे बिजनेस के लिए होने का मतलब जैसे अपन ने आगे बेचने के लिए गुड्स खरीदे तो लग जाएगा जीएसटी। यदि अपन ने आगे बेचने के लिए गुड्स नहीं खरीदे, दुकान के लिए फर्नीचर खरीदा है तो भी आ जाएगा। आपको पढ़ाने के लिए मुझे लैपटॉप की जरूरत थी, लैपटॉप खरीदा तो भी आ जाएगा। पेन टैब खरीदा तो भी आ जाएगा। प्रिंटर खरीदा तो भी आ जाएगा। मतलब चाहे बेचने के लिए खरीदो, चाहे बिजनेस में हेल्प के लिए अपन ने खरीदा हो तो भी आ जाएगा। तो ये आ गई है आपको बात समझ में। देखो फिर से सुन लो ये वाली बात, बिजनेस वाली बात फिर से सुन लो। ये तो यदि अपन क्या कर रहे हैं कि बिजनेस पर्पज से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं ना, तभी आएगा। पर्सनल कैपेसिटी में कर रहे हैं तो नहीं आएगा। जैसे मान लो आपने अपना पुराना मोबाइल सेल कर दिया तो सप्लाई नहीं मानेंगे। मैंने अपनी शर्ट अपने फ्रेंड को सेल कर दी तो नहीं मानेंगे। आगे बात समझ में कि नहीं आई? वो बिजनेस कैपेसिटी में होना चाहिए, पर्सनल कैपेसिटी में नहीं होना चाहिए। मैं किसी डीलर से बाइक खरीद रहा हूं तो बाइक बेचने वाले के लिए जीएसटी बिल्कुल लगेगा क्योंकि उसने तो बिजनेस में ही बाइक बेची है। मैं बेचता हूं आगे तो नहीं आएगा। अपन को सप्लायर के हिसाब से सोचना है, रिसिपेंट के हिसाब से मत सोचना, क्योंकि ये इनडायरेक्ट टैक्स है तो सप्लायर ही तो जीएसटी लगाता है, रिसिपेंट थोड़ी लगाता है। अगली बात, सप्लाई कौन करेगा? एक टैक्सेबल पर्सन करेगा। जैसे आप कर रहे हो सप्लाई तो नहीं आएगा, टैक्सेबल पर्सन करेगा। मतलब वो जो रजिस्टर्ड है या जिसको रजिस्ट्रेशन करवाना था जिसने करवाया नहीं। अगली बात, वो सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई होनी चाहिए। टैक्सेबल सप्लाई का मतलब क्या हुआ? मैंने आपको बताया दो चीजें, एक तो लीकर मतलब शराब ह्यूमन कंजम्पशन वाली, और 5 प्रकार के पेट्रोलियम प्रोडक्ट। इन दोनों को टैक्सेबल सप्लाई नहीं माना जाता, इनके अलावा सब कुछ टैक्सेबल सप्लाई है। तो इन दो चीजों की सप्लाई नहीं होनी चाहिए, बाकी चाहे किसी भी चीज की सप्लाई हो। अगली बात, विद इन टैक्सेबल टेरिटरी। टैक्सेबल टेरिटरी का मतलब सीजीएसटी तो वो इंडिया में लगेगा, और एसजीएसटी है तो वो केवल स्टेट में लगेगा। यूटीजीएसटी है तो वो यूनियन टेरिटरी में लगेगा। आईजीएसटी है तो दो दो अलग अलग स्टेट एक यूटी या दो अलग अलग यूटी उन पर लगेगा। तो टैक्सेबल टेरिटरी में होना चाहिए। अमेरिका की पर्सन ने अमेरिका की पर्सन को गुड्स एंड सर्विस सप्लाई किया तो नहीं आएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, पैरामीटर इनके क्वेश्चन आएंगे। इनको आपको रटने की जरूरत नहीं है कि पॉइंट 2 थे, 4 थे, 6 थे। इनको बस आपको समझ लेना है। सप्लाई केवल तभी मानेंगे जब गुड्स या सर्विस की सप्लाई हो रही है। कहने का मतलब मनी, मनी वर्थ, एक्शनेबल मनी, मनी वर्थ, सिक्योरिटीज की होगी तो नहीं मानेंगे। अगली बात, कंसीडरेशन के लिए होना चाहिए। फ्री में गुड्स बेच रहे हैं, फ्री में सर्विस दे रहे हैं तो नहीं मानेंगे। तीसरी बात, बिजनेस पर्पज से होना चाहिए। सप्लायर के हिसाब से आप लोग सोचकर चलना, क्योंकि सप्लायर ही जीएसटी लगाता है, रिसिपेंट नहीं लगाता है। तो यदि यदि बिजनेस में लैपटॉप काम में आ रहा था उसको बेच दिया, लग जाएगा। बिजनेस में बाइक काम में आ रही थी, बेच दी, लग जाएगा। बिजनेस में कार काम में आ रही थी, बेच दिया, लग जाएगा। चाहे अपना मेन काम लैपटॉप, कार, बाइक बेचना नहीं हो, मेन गुड्स बेच रहे हैं तब तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन कोई पर्सनल कैपेसिटी में बेचता है तो नहीं लगेगा। अगली बात, टैक्सेबल पर्सन करेगा सप्लाई तभी आएगा, मतलब जो रजिस्टर्ड है या जिसको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी था। टैक्सेबल सप्लाई होनी चाहिए, लीकर और पेट्रोलियम प्रोडक्ट की नहीं होनी चाहिए। और टैक्सेबल टेरिटरी में होना चाहिए। टैक्सेबल टेरिटरी में नहीं हो रहा है तो नहीं आएगा। अब देखो यहां तक की बात समझ में आ गई है, तो आगे एक डिफिकल्ट बात बता रहा हूं। मैटर आसान नहीं है, मैटर डिफिकल्ट है, लेकिन मेरे पढ़ाने के बाद में क्वेश्चन वगैरह आपसे बहुत आसान तरीके से हो जाएंगे। क्वेश्चन की आप टेंशन छोड़ दो, बस आप तो सुनते जाओ जो मैं बता रहा हूं। उसके बाद अपन 50 प्लस क्वेश्चन करने वाले हैं। अब आप मेरी बात ध्यान रखना, इस कंसीडरेशन वाले के एक्सेप्शन होते हैं। कंसीडरेशन वाले के क्या होते हैं? एक्सेप्शन होते हैं। मतलब फ्री में गुड्स या सर्विस दिया ना तो भी कई बार जीएसटी लग जाता है। आगे बात समझ में। दूसरी बात दूसरी बात है कि ये जो बिजनेस वाली बात है इसके भी एक्सेप्शन होते हैं। मतलब खरीदा पर्सनल यूज के लिए खरीदा या पर्सनल चीजों को बेचा तो भी जीएसटी लग जाता है।
आगे बात समझ में। बिजनेस वाले के एक्सेप्शन होते हैं, पर्सनल असेट को बेच रहे हैं या पर्सनल यूज के लिए ले रहे हैं तो भी जीएसटी लग जाता है। तीसरी बात, टैक्सेबल पर्सन वाले का एक एक्सेप्शन होता है आरसीएम। आरसीएम क्या होता है? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या होता है? जनरली ये बताओ, जीएसटी कौन लगाता है? मतलब गवर्नमेंट को पैसे कौन देता है? सप्लायर देता है या रिसिपेंट देता है गवर्नमेंट को जीएसटी के पैसे? सप्लायर देता है। और बर्डन कौन बियर करता है? रिसिपेंट करता है। लेकिन गवर्नमेंट को पैसे कौन जमा कराता है? सप्लायर कराता है। कई बार क्या होता है, सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं होता है, लेकिन जो रिसिपेंट होता है ना वो रजिस्टर्ड होता है। तो गवर्नमेंट बोलती है रिसिपेंट को, भाई वो तो अनरजिस्टर्ड है, उसको हम कहाँ ढूंढेंगे, एक काम करो, रिसिपेंट को बोलती है तुम करा दो टैक्स जमा। तो रिसिपेंट कहेगा कि भाई मैं क्यों कराऊं, मैं क्यों दूं अपनी जेब से। गवर्नमेंट बोलती है जेब से तो तुम्हें ही देने थे, सप्लायर जमा कराता ना हमारे पास, तब भी तुम ही देते जेब से, और अब भी तुम्हें देना है। बस वो कागज वागज की फॉर्मेलिटी उससे नहीं कराएंगे क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड है, उसको क्या पता क्या जीएसटी क्या नहीं। तुम तो भाई रजिस्टर्ड हो, तुम तो फाइल वाइल रिटर्न विटर्न फाइल करते रहते हो, तो इसका भी जीएसटी तुम दे दो। तो कहने का मतलब कि जिसने सप्लाई किया वो रजिस्टर्ड नहीं है, जिसने सर्विसेज ली वो रजिस्टर्ड है, और उसमें भी कुछ गुड्स एंड सर्विसेज आते हैं स्पेसिफाइड, तो वो होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। और जो हमारा सिंपल वाला सिस्टम होता है जिसमें सप्लायर पे करता है उसको कहते हैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, एफसीएम। तो ये टैक्सेबल पर्सन का एक एक्सेप्शन हो गया। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई है। कंसीडरेशन का एक्सेप्शन होता है फ्री में सर्विसेज दी ली जा रही है तो भी जीएसटी लग जाता है कई बार। अगली बात, बिजनेस के लिए नहीं है, पर्सनल कैपेसिटी के लिए है तो भी जीएसटी लग जाता है कई बार। टैक्सेबल पर्सन ने सप्लाई नहीं किया है, नॉन टैक्सेबल नहीं किया है, न वो रजिस्टर्ड है, न रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है तो भी कई बार जीएसटी लग जाता है। अगली हम बात करते हैं, ये यही यहाँ पर वही बात लिखी हुई है। अब देखो सप्लाई की अपन डेफिनेशन पढ़ते हैं, सप्लाई की डेफिनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप एक बार देख लीजिए। सप्लाई किसको कहेंगे? सेल कर रहे हैं तो भी सप्लाई है, बार्टर कर रहे हैं, बार्टर मतलब गुड्स के बदले गुड्स, या एक्सचेंज कर रहे हैं कुछ, अपन ने अपना पुराना मोबाइल और 5,000 रुपए दे करके नया मोबाइल लिया है तो वो एक्सचेंज, बार्टर में केवल गुड्स दे रहे थे, एक्सचेंज में गुड्स भी पैसे भी। या फिर किसी को लाइसेंस दिया जा रहा है, लाइसेंस किस चीज का? ये कि आप ये काम करो। लेकिन अगर गवर्नमेंट शराब का लाइसेंस दे रही है तो वो कुछ भी नहीं है क्योंकि शराब को एग्जम्प्ट कर रखा है। तो लाइसेंस दिया जा रहा है किसी भी पर्सन को किसी भी चीज का, या फिर रेंट पर अपन असेट दे रहे हैं, बिल्डिंग बिल्डिंग कुछ भी दे रहे हैं, लीज पर दे रहे हैं, असेट को डिस्पोज किया जा रहा है। डिस्पोज यानी चाहे सेल करो, गिरवी रखो, कैसे भी दो, कुछ भी करो, सब कुछ सप्लाई है। बस ये काम कंसीडरेशन के लिए होना चाहिए। तो कंसीडरेशन के लिए कैसे भी करके अपने पास से गुड्स चला जाए या फिर अपन यूज में लेने के लिए देते हैं तो उसको सप्लाई कहते हैं। बस कंसीडरेशन के लिए होना चाहिए। हालांकि कंसीडरेशन के कुछ एक्सेप्शन होते हैं। दूसरी बात, बिजनेस में होना चाहिए या बिजनेस के फर्दरेंस में होना चाहिए, मतलब कुछ भी करेंगे तो सप्लाई है, बस कंसीडरेशन के लिए होना चाहिए और बिजनेस के लिए होना चाहिए। हालांकि इन दोनों के ही कुछ एक्सेप्शन है। अब देखो अगली बात, ये मैं आपको बता चुका हूं, अगर पर्सनल कैपेसिटी में हो रहा है तो उसको जीएसटी नहीं मानेंगे। आपने अपनी बाइक बेच दी, मोबाइल बेच दिया, लैपटॉप बेच दिया तो नहीं आएगा। लेकिन हम हमारा लैपटॉप, मोबाइल, बाइक को भी मान लीजिए बिजनेस में यूज में ले रहे हैं, हम बेच रहे हैं तो जीएसटी लग जाएगा। अब देखिए, अब बहुत बढ़िया बात बता रहा हूँ। मैंने ऊपर क्या बताया, जनरली तो यदि कंसीडरेशन के लिए होता है, मतलब फ्री में नहीं होना चाहिए, बदले में कंसीडरेशन होना चाहिए। वो कंसीडरेशन चाहे पैसों में मिले चाहे काइंड में मिले। कहने का मतलब मैंने बाइक बेच दी और आपसे कैश नहीं लिया, कुछ और ले लिया मैंने आपसे, तो भी ये मानेंगे कंसीडरेशन के लिए, तभी आता है। लेकिन एक्सेप्शन बता रहा हूँ, बिना कंसीडरेशन के किया ना तो भी जीएसटी लग जाएगा। केवल एक ही एक्सेप्शन है, तो ध्यान से बात समझना। इंपोर्ट, इंपोर्ट वाला देखो जो पॉइंट है ना वो यहां पर भी आ रहा है, और जो बिजनेस वाले एक्सेप्शन बताऊंगा वहां पर भी आएगा। टफ पॉइंट है, बिल्कुल ध्यान से देखना। एक तो मैं आपको कंसीडरेशन के एग्जांपल बताऊंगा, एक मैं आपको बिजनेस के एग्जांपल बताऊंगा। एक तो कंसीडरेशन की एग्जांपल बताऊंगा, एक बिजनेस की एग्जांपल बताऊंगा। तो इंपोर्ट वाला पॉइंट कंसीडरेशन के भी एक्सेप्शन में आएगा, बिजनेस के भी एक्सेप्शन में आएगा, और आप हो जाओगे पूरी तरीके से कंफ्यूज। तो इस बात को मैं आपको चार्ट बना करके बहुत आसान शब्दों में समझा रहा हूं। तो देखो इंपोर्ट किया है, फिर से बनाता हूं चार्ट, एक बार ध्यान से देखना। देखो अपन ने क्या किया है,
अपन ने किया है, इंपोर्ट किया है। अब आपको ये देखना है सबसे पहले कि इंपोर्ट अपन ने कंसीडरेशन के लिए किया है या फिर बिना कंसीडरेशन के लिए किया है। वाई यानी यस कंसीडरेशन दिया है, एन मतलब नो कंसीडरेशन नहीं दिया। यदि अपन ने कंसीडरेशन दिया है ना, तो उसको अपन सप्लाई मानेंगे, चाहे पर्पज कुछ भी हो, चाहे अपन अपने पर्सनल कैपेसिटी में सर्विस ले रहे हो, चाहे अपन बिजनेस पर्पज के लिए इंपोर्ट कर रहे हो, उसको अपन सर्विस मानेंगे और जीएसटी लग जाएगा। फिर से सुनना आप मेरी बात, इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट अपन किसका कर रहे हैं, सर्विसेज का कर रहे हैं, गुड्स का नहीं कर रहे हैं। अब ये ध्यान रखना, गुड्स नहीं है, सर्विस है। तो अपन सर्विसेज का इंपोर्ट कर रहे हैं, ये देखना कंसीडरेशन है या नहीं है। अगर कंसीडरेशन है, फिर चाहे आपका पर्सनल पर्पज हो चाहे बिजनेस पर्पज हो, जीएसटी लगेगा। जैसे मान लीजिए मैं घर बनवा रहा हूं, पर्सनल पर्पज है, मेरा घर बनवा रहा हूं और अमेरिका के किसी आर्किटेक्ट से मैंने सर्विसेज लिए, 30,000 रुपए उसको दे दिए मैंने, तो इसको अपन मानेंगे, चाहे पर्सनल कैपेसिटी में हो और चाहे बिजनेस पर्पज से ले रहा हो। दूसरी बात है, कंसीडरेशन नहीं है। कंसीडरेशन नहीं है तो दो चीजें देखनी है। अब कंसीडरेशन नहीं है, क्यों नहीं है, वो अपना रिलेटेड पर्सन है, मतलब रिलेटेड पर्सन है, मतलब वो फैमिली वाला है अपना, इसलिए कंसीडरेशन नहीं ले रहा। दूसरी बात, नॉन रिलेटेड है। नॉन रिलेटेड है मतलब जानकारी नहीं है वो अपना। अब देखो जानकारी नहीं है तो वो अपन को फ्री में थोड़ी देगा, वो तो पैसे लेगा। लेकिन फिर भी मान लो वो अपना जानकार भी नहीं है, फिर भी पैसे नहीं ले रहा, पता नहीं क्या इच्छा है, तो उसको अपन सर्विस नहीं मानेंगे, जीएसटी नहीं लगेगा। यदि कंसीडरेशन भी नहीं है और वो पर्सन अपना रिलेटेड भी नहीं है, तो जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन वो कंसीडरेशन क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि वो तो अपना रिलेटेड है। अब रिलेटेड है ना, तो यदि पर्सनल यूज हो तब तो जीएसटी नहीं लगेगा, और बिजनेस यूज हो ना तो जीएसटी लगेगा। मेरी बात अब आप ध्यान से सुनना। देखो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यदि अपन सर्विस इंपोर्ट कर रहे हैं और कंसीडरेशन है, सर्विस का क्या किया जा रहा है, इंपोर्ट किया जा रहा है। एक सेकंड रुकिए, सर्विस का क्या किया जा रहा है, सर्विस का किया जा रहा है इंपोर्ट, और अपन क्या कर रहे हैं, कंसीडरेशन पे कर रहे हैं। तब तो आपको सोचना ही नहीं है, चाहे अपना पर्पज पर्सनल हो चाहे अपना बिजनेस पर्पज हो, जीएसटी अपन का हमेशा लगेगा। और यदि अपन कंसीडरेशन पे नहीं कर रहे हैं, सामने वाला रिलेटेड भी नहीं है, तो ऐसी तो संभावना जनरली होगी नहीं। अगर वो रिलेटेड ही नहीं है, जानकारी नहीं है, फिर कंसीडरेशन क्यों नहीं ले रहा, फिर भी नहीं ले रहा, जीएसटी नहीं लगेगा। और वो पर्सन अपना रिलेटेड है, रिलेटेड है लेकिन पर्सनल कैपेसिटी में ले रहे हैं तो जीएसटी नहीं लगेगा, और यदि बिजनेस पर्पज के लिए ले रहे हैं तो जीएसटी लग जाएगा। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, कुछ मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। पहला एग्जांपल है कि मैं पर्सनल कैपेसिटी के लिए मकान बनवा रहा हूँ, पर्सनल कैपेसिटी के लिए मकान बनवा रहा हूँ, और फॉरेन के आर्किटेक्ट से मैंने सर्विसेज ली है, उसके लिए मैंने पेमेंट किया है। सर्विसेज में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, कंसिडरेशन पे किया है। दूसरी बात, सेम एग्जांपल है कि मैंने क्या फॉरेन के आर्किटेक्ट की मदद ली है, कंसीडरेशन पे किया है, लेकिन बिजनेस पर्पज से लिया है। सप्लाई मानेंगे कि नहीं मानेंगे, मानेंगे, जीएसटी लग जाएगा क्योंकि कंसीडरेशन पे किया है। तीसरी बात, तीसरी बात, अमेरिका के किसी पर्सन से मैंने आर्किटेक्ट वाली फैसिलिटी ली है, कंसीडरेशन पे नहीं किया है, पर्सनल कैपेसिटी के लिए लिया है। जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा, जीएसटी, देखिए फिर से सुनिए तीसरा एग्जांपल, अमेरिका के किसी अननोन पर्सन से मैंने आर्किटेक्ट वाली फैसिलिटी ली है, कंसीडरेशन पे नहीं किया है, पर्सनल कैपेसिटी के लिए लिया है, जीएसटी लगेगा क्या, नहीं लगेगा, क्यों, वो पर्सन नोन नहीं है। अगला एग्जांपल है, अमेरिका के किसी पर्सन से, अननोन पर्सन से आर्किटेक्ट वाली फैसिलिटी ली है, कंसीडरेशन पे नहीं किया है, वो पर्सन जानकार भी नहीं है, बिजनेस पर्पज के लिए लिया है, जीएसटी लगेगा क्या, नहीं लगेगा, क्योंकि वो पर्सन अपना अननोन है और कंसीडरेशन भी नहीं है। पांचवी बात, अमेरिका में मेरा ब्रदर रहता है, वहां से मैंने आर्किटेक्ट वाली फैसिलिटी ली है, कंसीडरेशन पे नहीं किया है, पर्सनल कैपेसिटी के लिए है, जीएसटी लगेगा क्या, नहीं लगेगा, रिलेटेड पर्सन से फ्री में पर्सनल यूज में ले रहे हैं तो नहीं लगता। छठी बात, अमेरिका में मेरा ब्रदर रहता है, आर्किटेक्ट वाली फैसिलिटी ली है, कंसीडरेशन पे नहीं किया, लेकिन बिजनेस पर्पज से किया है, जीएसटी लग जाएगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई है, वरना इस चार्ट को फिर से
देख लेंगे। तो ये कंसीडरेशन वाला एक एग्जाम्पल अपन ने पढ़ा। अब अपन देखते हैं तो देखो, ये अपन ने इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर कंसीडरेशन का अपन ने एक एग्जांपल देखा। अब अपन कुछ और एग्जांपल देख रहे हैं विदाउट कंसीडरेशन वाले, ध्यान से देखना, 4-5 एग्जांपल देखेंगे। पहला अपना एग्जांपल है, अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है इसका, आसान सा पॉइंट है। मान लीजिए कि अपने पास कोई बिजनेस असेट्स है, बिजनेस असेट्स है कुछ भी हो, मोबाइल में काम में आ रहा है, मोबाइल, लैपटॉप, बाइक, कार या गुड्स जो अपन बेचने वाले हैं, कोई भी बिजनेस असेट्स है, उन पर अपन को आईटीसी मिल चुका है। आईटीसी मिलने का मतलब अपन ने इनपुट पर 5,000 रुपए का टैक्स पे किया था और उस 5,000 रुपए अपन ने माइनस भी करवा लिया। आईटीसी मिलने का यही तो मतलब है, वो 5,000 रुपए अपन ने किसी अदर जीएसटी के टैक्स में से डिडक्ट कर लिया, मतलब 5,000 रुपए का अपन फायदा उठा चुके ना। अब यदि आप उस बिजनेस असेट्स को ना ट्रांसफर करते हो, परमानेंटली ट्रांसफर कर रहे हो, और वो ट्रांसफर आप चाहे कैसे भी करो, कैसे भी करने का मतलब उन गुड्स के आप माचिस लगा देते हो, जला करके नष्ट कर दिए ना, तो भी उन पर जीएसटी लगेगा। क्यों लगेगा? देखो, उन पर अपन ने जीएसटी पे किया था 5,000 रुपए का, और 5,000 का डिडक्शन भी ले लिया, मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट ले ली ना, मतलब बाद में किसी दूसरे गुड्स पर 10,000 का टैक्स पे करना होगा, उसमें से 5,000 आपने घटा दिए, तो 5,000 का आपने फायदा उठा लिया। अब आप उन असेट्स को परमानेंटली ट्रांसफर कर रहे हो, और ट्रांसफर चाहे आप कैसे भी करो, चाहे उसके माचिस लगा दो, चाहे उसको किसी को फ्री में दे दो, खो जाए आपसे, चोरी हो जाए, कुछ भी हो जाए, टैक्स लगेगा। क्यों लगेगा? गवर्नमेंट बोलेगी ये तो आप बेवकूफ बना रहे हो, जब आपको बेचना ही नहीं था तो फिर ये डिडक्शन क्यों ले लिया आपने, तो लग जाएगा। और याद क्या रखोगे, यदि उन पर आईटीसी मिला ही नहीं तो, अगर उन पर आईटीसी नहीं मिला तो यहाँ पर जीएसटी नहीं लगेगा। चाहे चाहे आईटीसी मिल रहा हो, अपन ने लिया नहीं हो या लगता ही नहीं हो, कुछ भी हो, केवल कहने का मतलब जीएसटी केवल तब लगेगा, सप्लाई केवल तब मानेंगे जब अपन ने उसकी इनकम टैक्स क्रेडिट ले लियो। बस, इससे ज्यादा आपको इस पहले पॉइंट में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसको पहला नहीं मान करके आप दूसरा भी मान सकते हो। एक तो अपन ने वो इंपोर्ट वाला पढ़ लिया। अब बात करते हैं, अपन तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। अब देखो, तीसरा पॉइंट क्या कहते हैं कि दो रिलेटेड पर्सन है, दो क्या है, रिलेटेड पर्सन है, या फिर दो डिस्टिंक्ट पर्सन है। डिस्टिंक्ट पर्सन का अभी मैं आपको मतलब बताऊंगा। रिलेटेड तो आप समझ रहे हैं, वो अपना रिलेटेड पर्सन का मीनिंग यहां पर लिखा हुआ है, इनका आपको रीडिंग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको पता चल जाएगा एग्जाम्पल से। एग्जाम में टफ क्वेश्चन नहीं पूछेगा। कंपनी वगैरह के ऑफिसर दे दिए, डायरेक्टर दे दिए, उसके पास शेयर है, वो अपनी वाइफ है, अपन उसके हस्बैंड है, वो अपने पेरेंट्स है, वो अपने बच्चे हैं। कुल मिलाकर रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन अपन को पढ़ने की जरूरत नहीं है, रिलेटेड पर्सन है। या फिर वो डिस्टिंक्ट पर्सन है। डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब भी आप समझ लो। अब आप मेरी बात समझो कि मेरा बिजनेस है, मेरा क्या है, बिजनेस है, और दो ब्रांच है, ब्रांच 1 और ब्रांच 2। दोनों ब्रांच अलग अलग स्टेट में है। दोनों ब्रांच क्या है, अलग अलग स्टेट में है। अलग अलग स्टेट में होती है तो अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, मतलब इनको सेपरेट सेपरेट मान करके चलते हैं। तो इन दोनों को डिस्टिंक्ट पर्सन बोलेंगे। ब्रांच 1 ने ब्रांच 2 को कुछ ट्रांसफर किया, ब्रांच 1 में गुड्स मैन्युफैक्चर किए और ब्रांच 2 में सप्लाई किया, तो यहाँ पर इसको सप्लाई मान करके चलते हैं, जीएसटी लगा देते हैं गवर्नमेंट। मतलब मेरी ब्रांच 1 है और मेरी ब्रांच 2 है। ब्रांच 1 राजस्थान में है, ब्रांच 2 गुजरात में है। ब्रांच 1 में गुड्स बनाया, ब्रांच 2 में सप्लाई के लिए भेजा, इस पर जीएसटी लग जाएगा। दोनों अलग अलग स्टेट में है। तो कहने का मतलब, अगर दो ब्रांच हो, दोनों अलग अलग स्टेट में हो, तो उसको डिस्टिंक्ट पर्सन मानना है, क्योंकि अलग अलग रजिस्ट्रेशन करा रखा है। अब आप मेरी एक बात का जवाब दे दो, ब्रांच 1 राजस्थान में, ब्रांच 2 गुजरात में है, अलग अलग रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा, तो भी डिस्टिंक्ट पर्सन मानेंगे क्या? बिल्कुल मानेंगे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए था, कराया नहीं। अगर अलग अलग स्टेट में होता है तो कराना चाहिए, करवा नहीं रहा, तो अपना क्वेश्चन ये बोलता है अलग अलग इंटर स्टेट में है ना, तो देखो ही नहीं रजिस्ट्रेशन कराया कि नहीं कराया, हम तो डिस्टिंक्ट पर्सन मानेंगे। दूसरी बात, अगर ये सेम स्टेट में है, एक ही स्टेट में है, तो रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है क्या? नहीं है, तो डिस्टिंक्ट पर्सन मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे। तो दोनों में सप्लाई हो तो सप्लाई मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे। लेकिन इन दोनों का रजिस्ट्रेशन करा दिया मैंने, कराने की जरूरत नहीं थी, दोनों राजस्थान में थे लेकिन करा दिया रजिस्ट्रेशन,
तो भैया डिस्टिंक्ट पर्सन मान लेंगे, फिर सप्लाई होगा तो सप्लाई मान लेंगे। कहने का मतलब अगर इंटर स्टेट हो तब तो रजिस्ट्रेशन देखना ही नहीं है, और इंट्रा स्टेट हो तो रजिस्ट्रेशन करा रखा हो तो ये डिस्टिंक्ट पर्सन होते हैं। और रिलेटेड पर्सन आप समझ ही गए, डेफिनेशन आपको याद करने की जरूरत नहीं है। इनमें यदि ट्रांजेक्शन हो रहा है और विदाउट कंसिडरेशन हो रहा है, सीधी सी बात है विदाउट कंसिडरेशन ही होगा। आपने अपने पापा को गुड्स दिया, पापा ने आपको दिया, ब्रदर को दिया, या मैं अपनी ही दूसरी ब्रांच में शिफ्ट कर रहा हूं तो पैसे थोड़ी लेऊंगा, फ्री में हो रहा है, फिर भी भैया जीएसटी लगेगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ चुकी है। फिर देखिए अगली बात, अगली बात देखो कितने पॉइंट में बता चुका हूं आपको, मैं आपको पॉइंट बता चुका हूं, टोटल 3 पॉइंट बता चुका हूं। अब मैं आपको बता रहा हूं चौथा पॉइंट। अब आप ये मत देखना पैरा 2 क्यों लिखा हुआ है, अब तो पॉइंट वाइज देखते जाओ जैसे जैसे मैं बता रहा हूं। अब देखो पॉइंट नंबर 4 है, गुड्स या सर्विस का सप्लाई हो रहा है, गुड्स या सर्विस का सप्लाई हो रहा है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में। तो बस एक बात याद रखना है आपको, यदि वो एम्प्लॉयमेंट के दौरान हो रहे हैं, यदि वो एम्प्लॉयमेंट के दौरान हो रहा है तो उसको अपन तो देखिए यदि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा है तो आपको है ना 2 बातें याद रखनी है। पहली बात तो यदि एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को सर्विसेज दे रहा है इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो उसको अपन को नहीं मानना है। दूसरी बात इसी तरीके से एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहे हैं, कहने का मतलब एक ही बात आपको याद रखनी है, यदि वो इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो रहा है तब तो नहीं मानना है, वरना अपन को मान लेना है। जैसे जैसे मान लीजिए कि आप जॉब करते हैं, आप किसी स्कूल में टीचिंग करते हैं, जॉब करते हैं, तो आपको पढ़ाने के बदले में पैसे मिल रहे हैं, 50,000 रुपए पर मंथ मिल रहे हैं क्योंकि आप वहां पर पढ़ाते हैं, तो फिर जीएसटी लगेगा क्या? नहीं लगेगा। आगे बात समझ में, क्योंकि उस काम के लिए आपको रखा गया है, आप इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट काम कर रहे हैं। ऐसे ही मान लीजिए कि आप एज ए सीए किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, सैलरी मिल रही है, तो जीएसटी लगेगा क्या? नहीं लगेगा। आप जहां पर जॉब करते हैं वहां पर आपको चाय कॉफी मिलती है, तो ये माना जाएगा कि आपको गुड सप्लाई हो रहे हैं? नहीं माना जाएगा। इसी तरीके से आपसे काम करवाने के लिए उन्होंने आपको लैपटॉप दे रखा है, तो मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे। इसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था ये साफ साफ 50,000 रुपए पर मंथ दिए जाएंगे, रहने के लिए क्वार्टर दिया जाएगा, एक आपको गार्डनर दिया जाएगा, एक खाना पकाने वाला दिया जाएगा, एक नौकर दिया जाएगा पर्सनल यूज के लिए, तो भी नहीं मानेंगे क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा हुआ है। वो पेमेंट किस लिए मिल रहा है? क्योंकि आप अपनी सर्विसेज दे रहे हो एज एन एम्प्लॉय, तो नहीं मानेंगे। आगे बात समझ में। बस एक चीज याद रखना है, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को 50,000 से ज्यादा का गिफ्ट दे दे, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को 50,000 से ज्यादा का गिफ्ट दे दे तो जीएसटी लगेगा, वरना नहीं लगेगा। 4 चीजें हमारी हो चुकी है। फिर देखो अगली बात बताता हूं, 5वीं चीज। 5वीं बात समझो, देखो जो प्रिंसिपल है उसने एजेंट को गुड्स भेजे, एजेंट क्या करेगा? उन गुड्स को बेचेगा। किसको बेचेगा? किसी थर्ड पार्टी को बेचेगा। सुनिए आप मेरी बात, कि प्रिंसिपल ने एजेंट को गुड्स भेजे हैं, सेंड किए हैं कि भैया इनको थर्ड पार्टी को बेच देना। तो अब एजेंट थर्ड पार्टी को बेच रहे हैं ना, ये तो सप्लाई है ही है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमारी बात है प्रिंसिपल ने एजेंट को दी है ना, ये सप्लाई है या नहीं है। या फिर कई बार एजेंट भी तो प्रिंसिपल को गुड्स भेजेगा, क्योंकि एजेंट ने प्रिंसिपल के कहने से खरीदे थे, तो इसको सप्लाई मानना है कि नहीं मानना, ये डिपेंड करता है कि प्रिंसिपल, ये डिपेंड करता है कि एजेंट हमारा स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। या फिर इसको और ज्यादा आसान शब्दों में बोलूं तो आप ऐसा मानिए, प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में ट्रांजैक्शन होगा तो उसे अपन सप्लाई मानेंगे, यदि वो एजेंट है तो। क्या बोल रहा हूं मैं, कि प्रिंसिपल ने एजेंट को गुड्स भेजा, एजेंट ने प्रिंसिपल को भेजा, तो उसे सप्लाई मान लेंगे, जीएसटी लग जाएगा। बस वो एजेंट असली एजेंट होना चाहिए। असली एजेंट का मतलब स्ट्रॉन्ग दमदार एजेंट होना चाहिए। दमदार एजेंट का मतलब क्या है? जब एजेंट थर्ड पार्टी को गुड्स बेचता है तब वो इनवॉइस खुद के नाम से इशू करता है या प्रिंसिपल के नाम से इशू करता है। यदि प्रिंसिपल के नाम से थर्ड पार्टी को इनवॉइस इशू हो रहा है
यदि प्रिंसिपल के नाम से, यदि देखो दो चीजें हैं, या तो जो एजेंट है वो अपनी कैपेसिटी में थर्ड पार्टी को इनवॉइस इशू कर रहा हो, या प्रिंसिपल अपनी कैपेसिटी में थर्ड पार्टी को इनवॉइस इशू कर रहा हो। तो यदि एजेंट अपने नाम से थर्ड पार्टी को इनवॉइस इशू कर रहे हैं ना, तब तो हमारा एजेंट असली एजेंट है, वरना वो असली एजेंट नहीं है, वो लल्लू चप्पू है। तो अगर एजेंट हमारा स्ट्रॉन्ग एजेंट है ना, तब तो प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में जो ट्रांजेक्शन होंगे, प्रिंसिपल ने एजेंट को गुड्स भेजा, एजेंट ने प्रिंसिपल को भेजा, उसको भी सप्लाई मानेंगे, जीएसटी लगेगा। और जब एजेंट थर्ड पार्टी को भेज रहा है तब तो वो सप्लाई होगा ही होगा। तो आई होप आपको समझ में आ चुका है, बहुत ज्यादा आसान भाषा में मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए छठी बात मैं आपको बताता हूं। छठी बात है, वैसे तो ये पांचवी बात का ही एक्सप्लेनेशन है, फिर भी मैं आपको ये छठी बात लिख करके बता रहा हूं। डेल क्रेडिटर एजेंट होता है। डेल क्रेडिटर एजेंट आपने बचपन में पढ़ा होगा कंसाइनमेंट वाले चैप्टर में। डेल क्रेडिटर एजेंट क्या होता है, वो गारंटी देता है प्रिंसिपल को। किस बात की गारंटी देता है? कि मैं उधार में गुड्स बेच रहा हूँ, पैसा आ जाएगा, पैसा नहीं आएगा तो तुम मुझसे ले लेना। आगे बात समझ में। डेल क्रेडिटर एजेंट क्या होता है, प्रिंसिपल को गारंटी देता है कि मेरे को उधार में गुड्स बेचने दो, पैसा मैं कलेक्ट करके दूंगा, नहीं कलेक्ट होना तो तुम मुझसे पैसे ले लेना। अब आप मुझे एक बात बता दो छोटी सी, डेल क्रेडिटर एजेंट है और एक नॉर्मल एजेंट है। डेल क्रेडिटर एजेंट ज्यादा ज्यादा कमीशन लेगा या कम कमीशन लेगा? डेल क्रेडिटर एजेंट ज्यादा कमीशन लेगा नॉर्मल वाले से। अगली बात आप मुझे ये बता दो, ये जो डेल क्रेडिटर एजेंट है, ये जो डेल क्रेडिटर एजेंट है, इसके और प्रिंसिपल के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है। प्रिंसिपल ने इसको गुड्स भेजा या फिर इसने प्रिंसिपल को गुड्स भेजा, तो उसको सप्लाई मानेंगे कि नहीं मानेंगे, जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा, उसी बात पर डिपेंड करेगा कि ये जो डीसीए ये स्ट्रॉन्ग है या लल्लू चप्पू है। अगर डीसीए खुद के नाम से इनवॉइस इशू करता है तब तो सप्लाई मानेंगे, और प्रिंसिपल के नाम से इशू होता है तो नहीं मानेंगे। आगे मेरी बात समझ में। अब अगली बात सुनो, अगली बात सुनिए कि ये जो हमारा डीसीए है, इसने मिस्टर एक्स को गुड्स बेच दिए। डीसीए ने किसको गुड्स बेच दिए? मिस्टर एक्स को गुड्स बेच दिए। अब आप एक बात मान लीजिए, ये जो डीसीए है ना, ये स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग होने का मतलब है कि ये खुद के नाम से, ये खुद के नाम से क्या कर सकता है, इनवॉइस इशू कर सकता है, ये स्ट्रॉन्ग है। तो पहले तो प्रिंसिपल ने डीसीए को गुड्स दिए, डीसीए ने एक्स को बेच दिए। तो देखो यहां पर सर्विसेज कितनी हो गई? पहली सर्विस हो गई, प्रिंसिपल ने एजेंट को गुड्स भेजा है। दूसरी सर्विस क्या हो गई? दूसरी ट्रांजैक्शन बोल सकते हैं, सर्विस नहीं बोल करके, क्योंकि गुड्स सप्लाई हो रहे हैं। प्रिंसिपल ने एजेंट को भेजा गुड्स, ये पहला ट्रांजैक्शन हो गया। दूसरा हो गया, एजेंट ने मिस्टर एक्स को बेच दिया, ये हमारा दूसरा ट्रांजैक्शन हो गया। तीसरा हो गया, जो एजेंट है वो प्रिंसिपल को सर्विस तो दे ही रहा है ना, एजेंसी सर्विस दे रहा है एजेंट प्रिंसिपल को, ये तीसरा हो गया। अब देखिए अगली बात देखिए, जो एक्स है ना वो पैसे वैसे नहीं दे पा रहा, तो एजेंट ने एक्स को बोला कि भैया वो पैसे वैसे दे दे, वो प्रिंसिपल मेरी जेब से काटेगा। तो एक्स ने बोला एजेंट को कि साहब अभी मेरे पास पैसे है ही नहीं, मैं दूं कहां से? तो एजेंट ने बोला मैं तेरे को लोन देता हूं भाई मेरे, तू प्रिंसिपल को है ना पैसे देकर आ, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं, तू मेरे से लोन ले ले, लोन पर मैं तेरे से 5% इंटरेस्ट लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा, तो बस तू है ना प्रिंसिपल को पैसे देकर आ। तो ये जो डेल क्रेडिटर एजेंट है ना, ये एक्स को लोन दे रहा है। तो ये हमारा चौथा ट्रांजैक्शन है कि एजेंट ने एक्स को क्या दिया है, लोन दिया है। आगे बात समझ में। जो पहला ट्रांजैक्शन है उस पर जीएसटी लगेगा, ये प्रिंसिपल ने एजेंट को गुड्स बेचा, एजेंट हमारा स्ट्रॉन्ग है। दूसरे पर भी लगेगा, एजेंट ने थर्ड पार्टी को गुड्स बेचा है। तीसरे पर भी लगेगा जब एजेंट प्रिंसिपल को सर्विसेज दे रहा है एजेंसी वाली। अब बात ये जो चौथी बात है, चौथी वाले में जो इंटरेस्ट है उस पर लगेगा जीएसटी, तो सीधी सी बात है इंटरेस्ट पर लगेगा। अब ये जो इंटरेस्ट है ये सप्लाई वाली प्राइस में जोड़े या नहीं जोड़े, बात ये है। मतलब ये सप्लाई वाली, ये जो गुड्स की सप्लाई हुई है इसमें जोड़े या नहीं जोड़े? बिल्कुल जोड़ेंगे। आगे बात समझ में कि नहीं आई? बिल्कुल जोड़ेंगे, क्योंकि एजेंट हमारा असली एजेंट है, ये प्रिंसिपल का ही काम कर रहा है, उसी गुड्स की वैल्यू के अंदर जुड़ जाएगा। आगे बात समझ में। और एजेंट अगर हमारा नकली एजेंट होता, ये डीसीए वाला असली एजेंट नहीं होता, और डीसीए एक्स को लोन देता, तो ये जो
इंटरेस्ट आता ना, ये सेपरेट ट्रांजैक्शन होता, यहाँ पर डीसीए जीएसटी पे करता, जो गुड्स भेजा गया था उसकी सप्लाई में नहीं जुड़ता। फिर भी कंफ्यूजन रह जाए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देंगे। बहुत आसान भाषा में मैंने बताया है, कंफ्यूज होना नहीं चाहिए आपको। फिर देखो, नोट्स में आपको टफ लैंग्वेज मिलेगी, क्योंकि टेक्स्ट है, जितना भी आसान कर लो लैंग्वेज तो टफ रहेगी रहेगी। सातवीं बात है इंपोर्ट ऑफ सर्विस। इंपोर्ट ऑफ सर्विस को मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। मैंने क्या बताया, यदि कंसीडरेशन पे कर रहे हो तब तो चाहे पर्सनल यूज हो चाहे बिजनेस यूज हो, सप्लाई मानी जाएगी, जीएसटी लगेगा। यदि कंसीडरेशन नहीं है तो डिपेंड करता है कि आप नॉन रिलेटेड से ले रहे हो कि रिलेटेड से ले रहे हो। नॉन रिलेटेड से ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, रिलेटेड से ले रहे हो पैसे भी नहीं दे रहे हो, पर्सनल यूज है तब तो नहीं मानेंगे, बिजनेस यूज है तो मान लेंगे। इसके अलावा आपको कुछ भी रीडिंग वीडिंग कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, अब अगली बात मैं आपको बताता हूँ कि फ्री सैंपल बांटे जा रहे हैं। फ्री सैंपल आप समझते ही हैं, जैसे नेटफ्लिक्स ने 1 महीने के लिए फ्री दे दिया, अमेज़न प्राइम ने 1 महीने के लिए फ्री दे दिया, रिलायंस वाले फाइबर वाली सर्विसेज दे रहे हैं 1 महीने के लिए फ्री, या फिर फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है गुड्स वगैरह का, उस पर जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा? याद कर लेना, नहीं लगेगा जीएसटी। जीएसटी नहीं लगेगा तो इसका आईटीसी भी नहीं मिलेगा, मतलब खरीदने पर जो टैक्स पे किया था उसका डिडक्शन भी नहीं मिलेगा और जीएसटी भी नहीं लगेगा। अगली बात है बाय वन गेट वन फ्री, एक के साथ एक फ्री पाओ, तो यहाँ पर टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा ये मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पर शॉर्ट में आप ये याद रख लो कि इसको हम कॉम्पोजिट या फिर मिक्स सप्लाई के अंदर एक में मानेंगे। आगे बताऊंगा जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा, शॉर्ट में मान लो जीएसटी लग जाएगा, इसको या तो कॉम्पोजिट सप्लाई मानेंगे या मिक्स सप्लाई मानेंगे, इसको मैं इसी चैप्टर में आगे डिटेल में बताने वाला हूँ। तो देखो स्टूडेंट, इससे पहले कि हम आगे का पढ़े, मैं आपको यहाँ तक मैंने आपको जो पढ़ाया उसको मैं रिवाइज करा देता हूँ एक बार। उससे पहले आप ये 3 क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए 3 क्वेश्चन अपन बाद में देखते हैं, पहले मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, आपको याद हुआ भी या नहीं हुआ आप मेरे साथ-साथ बोलते जाना, जिससे आपको पता चले कि आपको याद हो रहा है। स्टूडेंट, यदि आपको मेरी स्पीड कम लग रही है कि सर आप एक ही चीज को बार-बार बोलते हो और बहुत धीरे-धीरे पढ़ा रहे हो, तो आप स्पीड को 1.5 या 2 टाइम्स करके देख सकते हैं। इससे आपको आसानी रहेगी, क्योंकि सभी बच्चों को कवर करना होता है, जो कमजोर बच्चे हैं उनको भी समझ में आना चाहिए, ये हमारा पर्पज रहता है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, स्पीड को बढ़ा सकते हैं। मैं भी हर वीडियो को 2 की स्पीड पर ही देखता हूँ। तो मैंने अभी तक जो भी पढ़ा है इस चैप्टर में उसको मैं आपको 4 या 5 मिनट में रिवाइज करा रहा हूँ, ध्यान से देखना। सबसे पहली बात मैंने आपको बताई कि गुड्स किसे कहते हैं, तो किन किन चीजों को गुड्स नहीं कहते हैं। मनी को गुड्स नहीं कहेंगे, मनी वर्थ को गुड्स नहीं कहेंगे, सिक्योरिटीज को गुड्स नहीं कहेंगे, सिक्योरिटीज मतलब शेयर डिबेंचर, और इमूवेबल एसेट्स को गुड्स नहीं कहेंगे। इसके अलावा जो भी बच गया वो सब कुछ गुड्स होता है। अगली बात मैंने आपको बताई सर्विस की डेफिनेशन, तो जो एक तो पहली बात तो जो गुड्स है वो सर्विस नहीं है। अगली बात मनी, मनी वर्थ और सिक्योरिटीज, ये चीजें गुड्स, ये चीजें सर्विस नहीं है। इसके अलावा जो भी बच गया वो सर्विस है। एक मैंने आपको इंपॉर्टेंट बात बता रखी है, जो लीकर होता है और 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं उन पर तो जीएसटी लगता ही नहीं है, लीकर पर कभी भी नहीं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। अगली बात मैंने आपको ये बताई, ये जो मनी वर्थ और सिक्योरिटीज वाली बात है, इसमें अगर मनी ट्रांसफर की जा रही है या मनी वर्थ ट्रांसफर की जा रही है, सिक्योरिटी अपन बेच रहे हैं तो जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन इनसे रिलेटेड कोई सर्विस दी जा रही है तो जीएसटी लग जाएगा। जैसे मैं मनी एक्सचेंज कर रहा हूँ, मैं आपके खुले पैसे करके दे रहा हूँ, बदले में कंसीडरेशन ले रहा हूँ, या फिर आप रुपीज के बदले में डॉलर ले रहे हो, डॉलर के बदले में रुपीज ले रहे हो, तो जो वो कमीशन ले रहे हैं उस कमीशन पर जीएसटी लग जाएगा। आपने शेयर डिबेंचर खरीदे बेचे किसी ब्रोकर के थ्रू, ऐप वगैरह के थ्रू, तो वो ऐप वाले आपसे कमीशन या ब्रोकरेज ले रहे हैं, उस पर जीएसटी लग जाएगा। फिर मैंने आपको एक्शनेबल क्लेम के बारे में बताया। एक्शनेबल क्लेम, आप किसी से भी किसी भी चीज का पैसा मांगते हैं तो वो एक्शनेबल क्लेम होते हैं, इसको गुड्स माना जाता है। एक्शनेबल क्लेम 2 प्रकार के होते हैं, लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, बस इसी पर ही जीएसटी लगता है, जो बाकी की बच गए उस पर जीएसटी नहीं लगता है, हालांकि गुड्स माना जाता है।
फिर मैंने आपको बिजनेस का मीनिंग बताया, बिजनेस का मीनिंग कुछ भी नहीं पढ़ना, ट्रेड व्रेड प्रोफेशन वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड होता है। टैक्सेबल पर्सन इंपॉर्टेंट था, टैक्सेबल पर्सन किसको कहेंगे, जो रजिस्टर्ड है उसको टैक्सेबल पर्सन कहेंगे, जो रजिस्टर्ड है। रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी नहीं था, करवा लिया तो भी, रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी था तब करा लिया तो भी, लेकिन रजिस्ट्रेशन करवाया नहीं लेकिन करवाना चाहिए, उसको करवाने की जरूरत है तो भी मानेंगे, चाहे एक्चुअल में उसने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया हो। एक मैंने आपको बताया टैक्सेबल इवेंट क्या होती है जीएसटी में, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, तो सप्लाई को टैक्सेबल इवेंट माना जाता है जीएसटी के अंदर। फिर मैंने आपको सप्लाई के कुछ पैरामीटर्स बताए, सप्लाई के मैंने आपको पैरामीटर्स बताए, इंपॉर्टेंट होते हैं सप्लाई के पैरामीटर्स। क्या क्या मैंने बताया, सप्लाई को सप्लाई तभी मानेंगे, सप्लाई को सप्लाई तभी मानेंगे जब वो सप्लाई हो रही हो, गुड्स एंड सर्विस की सप्लाई हो रही हो। कहने का मतलब जो चीजें गुड्स एंड सर्विस नहीं है उनकी सप्लाई हो रही है तो नहीं मानेंगे। कहने का मतलब मनी, मनी वर्थ, इमूवेबल एसेट, सिक्योरिटीज इनकी हो रही है तो सप्लाई नहीं मानेंगे। अगली बात कंसीडरेशन के लिए होना चाहिए, जो चीजें कंसीडरेशन के लिए नहीं है उनके मैंने आपको एक्सेप्शन बताए, तो कंसीडरेशन के लिए होगा तभी माना जाएगा, हालांकि इसके कुछ एक्सेप्शन होते हैं। अगली बात बिजनेस के लिए होना चाहिए, इसके भी कुछ एक्सेप्शन होते हैं, एक एक्सेप्शन में इसका भी आपको बता चुका हूं। चौथी बात, वो टैक्सेबल पर्सन करना चाहिए, टैक्सेबल पर्सन मतलब जो रजिस्टर्ड है या जिसको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, इसका मैंने आपको एक एक्सेप्शन बताया। क्या एक्सेप्शन बताया मैंने वो आपको अभी बताता हूँ, आप थोड़ा सोचिए। अगली बात जो सप्लाई है वो टैक्सेबल सप्लाई होनी चाहिए। टैक्सेबल सप्लाई का मतलब क्या हुआ, लीकर और 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट की नहीं होनी चाहिए, और जो सप्लाई है वो टैक्सेबल टेरिटरी में होनी चाहिए। कहने का मतलब इंडिया के अंदर या इंडिया के किसी स्टेट या यूटी में होनी चाहिए, बाकी से अपन को मतलब नहीं है। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनते जाना, ये मैंने आपको सप्लाई के पैरामीटर बताए। कहने का मतलब गुड्स एंड सर्विस का होना चाहिए, किसका नहीं होना चाहिए, मनी, मनी वर्थ, सिक्योरिटीज और इमूवेबल एसेट का नहीं होना चाहिए। अगली बात कंसीडरेशन का होना चाहिए। अब कुछ मैंने आपको एक्सेप्शन बताए, ये एक्सेप्शन मैं आपको यहां लिख रहा हूं, यहां पर कंसीडरेशन नहीं है तो भी उसको सप्लाई मान लेंगे। क्या क्या मैंने बताए, पहली चीज मैंने आपको बताया इंपोर्ट ऑफ सर्विस। इंपोर्ट ऑफ सर्विस वाले में पूरी बात आप ध्यान रखना, अगर कंसीडरेशन के लिए हो रहा है, सर्विसेज का इंपोर्ट, गुड्स का नहीं है सर्विसेज का है, तो यदि सर्विसेज का इंपोर्ट हो रहा है कंसीडरेशन के लिए तब तो हमेशा मानना है। और यदि विदाउट कंसीडरेशन हो रहा है, अनरिलेटेड पर्सन से हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि रिलेटेड या डिस्टिंक्ट पर्सन से हो रहा है और पर्सनल यूज के लिए हो रहा है तब तो नहीं मानेंगे, बिजनेस यूज के लिए हो रहा है तो अपन मान लेंगे। मैंने आपको डिस्टिंक्ट पर्सन की भी डेफिनेशन बताई। डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है कि या तो इंटर स्टेट सप्लाई हो रही है, एक ही बिजनेस, एक ही पर्सन की दो ब्रांचेज है, दोनों ब्रांचेज अलग अलग स्टेट में है तो, या फिर एक ही स्टेट में लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन करा लिया, कराने की जरूरत नहीं थी तब। और रिलेटेड पर्सन तो आपको पता ही है। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस वाला मेरे अकॉर्डिंग आप बिल्कुल बढ़िया से समझ चुके हैं। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट है कि वो बिजनेस असेट है और उन बिजनेस असेट पर आप क्या कर चुके हैं, आईटीसी ले चुके हैं, डिडक्शन ले चुके हैं, उनको आप परमानेंट ट्रांसफर कर रहे हैं, चाहे उनके आप माचिस लगा दो तो भी जीएसटी लगा देना पड़ेगा, आप आईटीसी ले चुके हैं, वो तो गवर्नमेंट आपसे वापस लेगी ही लेगी। अगली बात मैंने बताया, दो रिलेटेड या डिस्टिंक्ट पर्सन है उनके बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है तो फिर सप्लाई मान लिया जाएगा। एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में गुड्स ट्रांसफर किया जा रहा है, दूसरे स्टेट में थी या एक ही स्टेट में थी लेकिन वो रजिस्टर्ड थी तो भी मान लेंगे। अगली बात, अगली बात मैंने आपको बताई कि एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर में हो रहा है तो मान लेंगे, लेकिन वो एम्प्लॉयमेंट के दौरान नहीं होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट के आउटसाइड होना चाहिए। इसके अंदर याद रखना है, यदि गिफ्ट है 50,000 से ज्यादा का तब मानना है, 50,000 तक का एग्जेम्प्ट है और एम्प्लॉयमेंट के दौरान हो रहा है तो एग्जेम्प्ट है। अगली बात मैंने आपको बताया प्रिंसिपल और एजेंट वाला रिलेशन, प्रिंसिपल ने एजेंट को गुड्स ट्रांसफर किया या एजेंट ने प्रिंसिपल को किया, पैसे वैसे तो लेगा नहीं फिर भी यहाँ पर सप्लाई मानेंगे, लेकिन एजेंट हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। एजेंट को स्ट्रॉन्ग तब मानेंगे जब वो खुद की कैपेसिटी में इनवॉइस इशू करता हो। एक डेल क्रेडिटर वाला पॉइंट भी मैंने आपको बढ़िया पॉइंट बताया। डेल क्रेडिटर वाले में मैंने आपको क्या बताया, डेल क्रेडिटर और प्रिंसिपल में भी ट्रांजेक्शन वाली बात तो वही हो जाएगी, लेकिन डेल क्रेडिटर एजेंट ने बायर को लोन दिया है तो उसका जो इंटरेस्ट है वो 5वें पॉइंट की सप्लाई की वैल्यू में जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, इस बात पर डिपेंड करेगा कि जो हमारा एजेंट है वो दमदार है या नहीं। एजेंट दमदार है तो जुड़ जाएगा वरना नहीं जुड़ेगा। फिर मैंने आपको फ्री सैंपल वगैरह
देखो यही 6 चीज़ें बताई, इसके अलावा शायद अपन ने कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ रह गया हो तो आप बता देना। तो ये अपन ने पढ़ा। फिर मैंने कुछ चीज़ें बताई कि फ्री सैंपल वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो सप्लाई मानना है क्या? नहीं मानना है, लेकिन अपन को जीएसटी भी नहीं मिलेगा। बाय वन गेट वन है, तो इसमें मैं आपको आगे समझाऊँगा, शॉर्ट में याद कर लो। टैक्स लगेगा, बस फ़र्क पड़ता है कि कंपोजिट मानना है कि मिक्स्ड मानना है, ये मैं आपको आगे बताऊँगा। अभी तक मैंने आपको बस इस पेज पर जो लिखा है ना इतना ही पढ़ा है, तो आई होप आपको ये पेज ध्यान रहेगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको कुछ भी नहीं पढ़ाया है, इसके आप शॉर्ट में नोट्स बना सकते हो। अब अपन चलते हैं आगे, इन चीज़ों के आप आंसर बता दीजिए, लेकिन आंसर तो आगे लिखे हुए हैं। इंटर स्टेक इंटर स्टेट स्टॉक ट्रांसफर, 2 स्टेट के बीच में स्टॉक का ट्रांसफर हो रहा है, जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा, 2 स्टेट के बीच में हो रहा है, चाहे रजिस्टर्ड हो या नहीं हो, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी था। दूसरा बोल रहा है सप्लाई ऑफ गुड्स चार्जेबल टू जीएसटी, लाइकवाइज सप्लाई ऑफ सर्विसेज इज चार्जेबल टू जीएसटी एज बोथ आर चार्जेबल टू जीएसटी, डिस्टिंक्शन बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज हैज बिकम एब्सोल्युटली इररिलेवेंट। ये बोलते हैं गुड्स पर भी जीएसटी लगता है, सर्विसेज पर भी लगता है, तो अलग-अलग पढ़ने की जरूरत ही नहीं है कि क्या गुड्स है, क्या सर्विस है, सही है क्या गलत बात है, भाई पहचानना पड़ेगा गुड्स है कि सर्विस है, क्योंकि रेट वेट तो अलग-अलग होती है ना, तो पहचानना ही पड़ेगा। तीसरी बात ये बोल रहे हैं, इफ कंसीडरेशन फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस इज निल, जीएसटी इज आल्सो निल। ये बोल रहे हैं कि गुड्स एंड सर्विस के लिए कंसीडरेशन नहीं ले रहे तो जीएसटी नहीं लगेगा। लगेगा भाई, अभी अपन ने ऊपर ये 6-7 पॉइंट पढ़े हैं, तीनों ही पॉइंट फॉल्स थे। अगली बात, अब मैं आपको बता रहा हूं, देखो जो बिजनेस का एक्सेप्शन है ना, बिजनेस का एक्सेप्शन केवल वो एक ही है जो मैंने आपको वो बताया ना, इंपोर्ट ऑफ सर्विस वाला, कि सर्विसेज का इंपोर्ट कर रहे हैं, विद कंसीडरेशन कर रहे हैं, तब भी चाहे पर्सनल यूज हो चाहे नहीं हो, तो वही एक एक्सेप्शन है बिजनेस टेस्ट का, और नहीं है। अब ये आसान मैटर था, आसान सा मैटर है, जो डिफिकल्ट मैटर था वो ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, अब बिल्कुल आसान वाला मैटर पढ़ाऊंगा आपको। ये आपको ऑलरेडी आता है, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, ये आपको देखने की भी जरूरत नहीं है। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि गुड्स कब मानेंगे और सर्विस कब मानेंगे, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज याद करा देता हूँ। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा जीएसटी के अंदर कितनी शेड्यूल होती है, तो याद कर लो जीएसटी के अंदर 3 शेड्यूल होती है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, क्या क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, कि जीएसटी के अंदर कितनी शेड्यूल होती है, तो क्या याद करोगे जीएसटी के अंदर कितनी शेड्यूल होती है? जीएसटी के अंदर होती है 3 शेड्यूल होती है। फिर एग्जाम में पूछेगा पहली शेड्यूल किसकी, दूसरी शेड्यूल किसकी, तीसरी शेड्यूल किसकी। पहली शेड्यूल की होती है कंसीडरेशन वाले एक्सेप्शन, यानी बिना कंसीडरेशन के गुड्स या सर्विस ट्रांसफर की है तब भी जीएसटी लग जाएगा, जो ऊपर अपन ने 6 पॉइंट पढ़े थे। हालांकि शेड्यूल 1 में 4 ही पॉइंट दे रखे हैं, वो अपन ने डिवाइड करके 6-7 कर दिए थे। दूसरी चीज, पता ही नहीं चलता है कि वो गुड्स है या सर्विस है, दोनों ही चीजें लगती है अपन को, देखकर पता ही नहीं चल रहा। जैसे रेस्टोरेंट वाले हैं, पता नहीं चलता गुड्स बेच रहे हैं कि सर्विस दे रहे हैं, तो ये अपनी शेड्यूल सेकंड बताती है गुड्स किसको मानोगे, सर्विस किसको मानोगे, जब पहचान नहीं पा रहे हो। तीसरी बात, साफ साफ बता दिया कुछ चीजों को न गुड्स मानना है न सर्विस मानना है, न तो गुड्स मानोगे न सर्विस मानोगे, एक्ट ने खुद ने बता दिया, तो उसको वो तीसरी शेड्यूल में आ जाएगा। एग्जाम में क्या पूछेगा, कितनी शेड्यूल होती है? 3 शेड्यूल होती है। पहली शेड्यूल किसकी होती है? कंसीडरेशन के एक्सेप्शन है। दूसरी किसकी होती है? गुड्स एंड, क्या गुड्स है क्या सर्विस है। तीसरी क्या होती है? नेगेटिव। याद कैसे करोगे? दूसरी वाली तो ऐसे याद हो जाएगी, 2 चीजें हैं, एक है गुड्स एक है सर्विस, और ये बता रखा है गुड्स किसको कहेंगे सर्विस किसको कहेंगे। वन वन को ऐसे याद कर लेना, एक ही नंबर का, ये तो बहुत ही शानदार 1 नंबर का काम है कि बिना कंसीडरेशन को भी मान रहे हैं, और जो बच गए वो नेगेटिवली बच गई, कैसे भी इसको याद कर लेना, याद जरूर रख लेना। अब मैं आपको सेकंड शेड्यूल पढ़ा रहा हूँ, सेक्शन मत याद करना, बस ये याद रखना शेड्यूल सेकंड में है कि गुड्स मानोगे या सर्विस। तो इन चीजों राइट साइड में ये जो लिखा हुआ है ना, इनको मत देखना, खुद बताते जाना। गुड्स का यदि टाइटल ट्रांसफर किया जा रहा है, टाइटल मतलब सामने वाला पर्सन मालिक बन जाएगा गुड्स का, ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है, तो वो क्या है? सीधी सी बात है, गुड्स है। आसान सा, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। लेकिन गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही है, बस यूज में लेने के लिए दे रहे हैं, तो अपन सर्विस मान लेंगे। बस इसकी आप रीडिंग लगा लेना, ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कहने का मतलब यदि ओनरशिप ट्रांसफर हो जाए ना, तब तो वो गुड्स होता है। ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही है, केवल यूज में लेने के लिए दे रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? सर्विस हो जाएगा। आ गई बात समझ में कि नहीं आई? आ गई। अब एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, यहां पर बता देता हूँ। देखो इमूवेबल एसेट है,
क्या है? इमूवेबल एसेट है। इमूवेबल एसेट का मतलब लैंड एंड बिल्डिंग है, शॉर्ट में बोले तो। तो इमूवेबल एसेट को सेल परचेज किया जा रहा है। इमूवेबल एसेट को क्या किया जा रहा है? सेल परचेज किया जा रहा है, मतलब इनकी सप्लाई हो रही है। जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा, कंसीडरेशन के लिए इनको बेचा जा रहा है। लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इनको गुड्स नहीं माना जाता है, इसलिए जीएसटी नहीं लगेगा। अपन ने पढ़ा इमूवेबल एसेट को गुड्स नहीं माना जाता है। लेकिन लेकिन अपन अपन पेमेंट कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन के लिए पेमेंट कर रहे हैं। पहले वाले में तो बायर सेलर को क्यों पैसे दे रहे हैं? यहाँ तो बायर सेलर को पैसे दे रहे हैं कि पैसे लो और मुझको मकान बिल्डिंग का पोजीशन दे दो, मैं रहूंगा, मैं मालिक बन जाऊंगा। दूसरे वाला है, दूसरे वाले में आप कंसीडरेशन क्यों दे रहे हो? क्योंकि सामने वाले ने कंस्ट्रक्ट करके दिया है, तो यहाँ पर सर्विस में आ जाएगा। मैंने बोला इमूवेबल एसेट गुड्स में नहीं आते, सही बात है, नहीं आते गुड्स में, नहीं लगेगा जीएसटी। लेकिन मैंने ये थोड़ी बोला कि कंस्ट्रक्शन सर्विस में नहीं आता, कंस्ट्रक्शन सर्विस में आएगा, जीएसटी लगेगा। अब मैं इसको इससे भी आसान भाषा में बता रहा हूँ, डायरेक्टली। देखो क्या होता है, एक तो होता है फ्रूट्स खाना, एक होता है जूस पीना, और एक होता है विटामिन प्रोटीन के कैप्सूल बना देना। तो मैं आपको डायरेक्टली प्रोटीन विटामिन के कैप्सूल बना करके दे रहा हूँ, बिल्कुल भी आपको मेहनत नहीं करनी है, तो डायरेक्ट बता रहा हूँ, सुन लो आप मेरी बात। आपको बस ये देखना है बायर ने सेलर को पैसे कब दिए हैं, बायर ने सेलर को पैसे कब दिए हैं, ये आपको देखना है। तो मैं आपको एक डेट बता रहा हूँ, यदि उस डेट के बाद में दे रहे हैं ना पूरे के पूरे पैसे, बायर सेलर को उस डेट के बाद में दे रहे हैं ना, तब तो इसको सेल परचेज मानना है, मतलब जीएसटी नहीं लगेगा। पूरे पैसे बाद में देने चाहिए, थोड़े से पहले दे दे, थोड़े से बाद में दे देना, तब तो जीएसटी लग जाएगा। पूरे पैसे ही बाद में देने हैं, पहले कुछ भी नहीं देना। यदि 1 रुपया पहले दे दिया और 99,99,999 बाद में दिए ना, तो भी जीएसटी लग जाएगा। पूरे पैसे आपको बाद में देने हैं, 1 भी रुपया पहले नहीं देना है। कौन सी डेट? या तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने की डेट। कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने की डेट आप समझ ही गए, जब वो बनकर तैयार ही हो गया तो कंस्ट्रक्शन काय का, फिर तो आप खरीद रहे हो, या फिर उसमें लोग रहने लग गए, ऑक्यूपेशन स्टार्ट हो गया, दोनों में से जो भी पहले हो। बात यही है, कहने का मतलब कि वो पूरा नहीं बना, अधिकतर बन गया, लोग रहने लग गए, तो गवर्नमेंट ये बोलती है हम तो ये मान लेंगे पूरा बन गया, मतलब रहने लग गए ना लोग, रहने लग गए तो मतलब वो बन गया। लोग रहने नहीं लगे लेकिन कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया, तो भी गवर्नमेंट बोलती है हम तो मान लेंगे कि रहने लग गए। तो अगर पूरा पैसा ही बाद में मिल रहा है तो ये मानेंगे बना बनाया खरीदा है, कंस्ट्रक्शन के पैसे नहीं दे रहे, चाहे दे रहा हो चाहे कंस्ट्रक्शन के, लेकिन पूरे पैसे बायर बाद में दे रहा है, मतलब कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद में या ऑक्यूपेशन स्टार्ट होने के बाद में, जो भी पहले हो, तो नहीं लगेगा जीएसटी। बहुत आसान भाषा में बता दिया है, इससे आसान भाषा में तो मैं बता भी नहीं सकता। अब एक और बात बता देता हूँ, तीन अब अगली बात बता रहा हूँ, ये बात खत्म हो चुकी है। तो देखो इमूवेबल एसेट के रिगार्डिंग मैंने क्या बताया, सेल परचेज पर जीएसटी लगता क्या? नहीं लगता। कंस्ट्रक्शन पर लगेगा क्या? लगेगा। तीसरी बात, आप रेंट पर दे रहे हो, रेंट को बोलते हैं टेनेंसी राइट, रेंट पर भी लगेगा। सेल परचेज पर नहीं लगेगा, कंस्ट्रक्शन पर लग जाएगा। अगर पूरा कंसिडरेशन बाद में दे रहे हो तो नहीं लगेगा, रेंट पर दे रहे हो तो लग जाएगा, रेंट पर दे रहे हो तो लग जाएगा, लेकिन अगर रेंट पर रहने के लिए दे रहे हो ना तो नहीं लगेगा, कॉमर्शियल पर्पज से दे रहे हो तो लग जाएगा। रेंट पर रहने के लिए दे रहे हो, मेरे जैसे इंसान को मैं रहूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉमर्शियल पर्पज से दे रहे हो तो लग जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने मकान बिजनेस के लिए खरीदा हो चाहे खुद के लिए खरीदा हो, आपने रहने के लिए खरीदा था, आप कोई मकान वकान में डील वील भी नहीं करते हैं, कॉमर्शियल पर्पज से दे दिया ना, जीएसटी लग जाएगा। अब एक अगली बात बता रहा हूँ, आपने डिपॉजिट जमा कराया था, आपने क्या कराया था? डिपॉजिट जमा कराया था। डिपॉजिट किसके लिए कराया था? मकान के लिए। अब डिपॉजिट चाहे किसी भी चीज के लिए जमा कराए हो, आपने मकान के लिए जमा करा दिया, मकान मालिक ने बोला 1 महीने की तो सिक्योरिटी लूंगा, 1 महीने का किराया लूंगा, तो 1 महीने की सिक्योरिटी और 1 महीने का किराया दे दिया, किराए पर तो लगेगा जीएसटी। जो 1 महीने की सिक्योरिटी है ना उस पर नहीं लगेगा, तब लगेगा जब वो सिक्योरिटी एडजस्ट हो रही है, आप मकान खाली करके जा रहे हो,
आखिरी वाले महीने का आप रेंट नहीं दे रहे हो, आप बोल रहे हो जो सिक्योरिटी दी थी उसमें से काट लेना, तो तब लगेगा जीएसटी। मतलब लगेगा डिपॉजिट पर, तब लगेगा जब उसको एडजस्ट करेगा। इसी तरीके से मान लीजिए 4 महीने बाद में हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है और आज आपने रजिस्ट्रेशन करा दिया 500 रुपए दे करके। अब वो 4 महीने बाद में एडजस्ट होगा ना, तब लग जाएगा जीएसटी, उससे पहले नहीं लगेगा। अब ये इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव लिस्ट को और देख लो, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। फिर अपना ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम आपको काफी सारे, फिर अपन एक कंपोजिट सप्लाई वाला और पढ़ेंगे, कंपोजिट और मिक्स्ड सप्लाई, फिर अपना कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद में मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूंगा और उसके बाद अपन कुछ एमसीक्यूज करेंगे। मैंने आपको 3 लिस्ट बताई थी, बता दो फटाफट तीनों लिस्ट किस किस चीज की होती है। आपको क्या करना है, ये तीनों शेड्यूल कमेंट बॉक्स में बता देना है। कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर नहीं बताते हो, इससे मुझे लगेगा कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, ज्यादा बच्चे वीडियो नहीं देख रहे हैं। आप लोग कमेंट करोगे तो मुझे लगेगा कि मेरे इस वीडियो से आप लोगों को फायदा हो रहा है। तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताना है। मैंने आपको सेकंड और फर्स्ट वीडियो में भी कहा था कि इन क्वेश्चन के आंसर बताने, आप लोगों ने कमेंट नहीं किया। जितने ज्यादा कमेंट करोगे उतने ज्यादा और उतनी जल्दी वीडियो आएंगे। तो कमेंट बॉक्स में आपको क्या बताना है, शेड्यूल 1 किसका है, शेड्यूल 2 किसका है, शेड्यूल 3 किसका है। अभी जब आप वीडियो लाइव देख रहे हो तब नहीं बताना है, जब लाइव वीडियो खत्म हो जाए उसके बाद में कमेंट बॉक्स में बता देना है। तो देखो थर्ड हमारी शेड्यूल है नेगेटिव लिस्ट की, किस किस को जीएसटी नहीं मानना है, बस एक बार आप देख लेना, फिर कोई दिक्कत नहीं है। पहली चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि एम्प्लॉय को या एम्प्लॉयर को एम्प्लॉयमेंट के दौरान जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको अपन सर्विसेज या गुड्स के अंदर नहीं मानते हैं। आप ऑफिस में जॉब करते हो, आपको 50,000 रुपए पर मंथ पेमेंट मिला, क्यों, आपने सर्विस दी थी, नहीं मानेंगे सर्विस। आगे बात समझ में, वहां पर आपको चाय कॉफी वगैरह ये कुछ मिल रहा है, नहीं मानेंगे। गुड्स दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 50,000 से ज्यादा का गिफ्ट दिया है तो लग जाएगा। जो बाकी चीजों की आप एक बार रीडिंग लगा लेना। अब ये जो डेली वर्कर होते हैं ना, तो ये माना जाता है कि जो डेली वर्कर होते हैं वो भी क्या करते हैं, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन होता है, तो यहाँ पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन आपने है ना, जो अपने एम्प्लॉइज वगैरह है, जो देखो क्या बताया मैंने, कहने का मतलब बस बात ये है कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन है ना, तब और एम्प्लॉयमेंट के दौरान सर्विसेज वगैरह दिए तब तो जीएसटी नहीं लगेगा, वरना लग जाएगा। अब कैजुअल वर्कर पर भी लग जाएगा। अब एक बात बता देता हूं, जैसे मान लीजिए कि मेरे को 5 सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत है। सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत क्यों है, मान लीजिए कि मुझे खतरा है लोगों से, सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत है। तो मैंने एक कंपनी को फोन किया कि 5 सिक्योरिटी गार्ड भेज दो। उन्होंने बोला कि अभी 5 सिक्योरिटी गार्ड नहीं है हमारे पास, तो केवल 2 ही है। मैंने बोला 5 सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, कहीं से भी आप फायर वायर कुछ भी कर लो, सिक्योरिटी गार्ड चाहिए। तो 2 उनके पास थे, 3 को उन्होंने हायर किया। तो 2 तो उनके एम्प्लॉय थे, 3 को उन्होंने टेम्परेरी हायर किया होगा। तो वहां पर वो जो 3 है, वो सिक्योरिटी गार्ड उस कंपनी को सर्विस दे रहे हैं, उन पर जीएसटी लग जाएगा। ये माना जाएगा कि वो जो पर्सन है ना 3, वो प्रिंसिपल की कैपेसिटी में दे रहे हैं, वो उनके एजेंट या एम्प्लॉय नहीं है। अब देखो अगली बात बताता हूं, जैसे जैसे मान लीजिए कि आप कहीं जॉब करते हैं, और आपसे बॉन्ड भरवाया था कि 3 साल पहले छोड़कर नहीं जाओगे। आपसे बॉन्ड भरवाया था 3 साल पहले छोड़कर नहीं जाओगे, अगर पहले छोड़कर गए ना तो 1.5 लाख रुपए की पेनल्टी देनी पड़ेगी। आपका मन उग गया 1 महीने बाद में, आप बोले मैं तो छोड़कर जाऊंगा, वो बोल रहे हैं 1.5 लाख रुपए लगेंगे। आप बोल रहे हो लेना 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए में आजादी थोड़ी बेच दी, 1.5 लाख रुपए लो लेकिन मैं नहीं आऊंगा कल से। तो ये माना जाएगा कि ये एम्प्लॉयमेंट के दौरान ही पेमेंट हुआ है, उन्हीं सर्विसेज का हुआ है, जीएसटी नहीं लगेगा। आगे बात समझ में कि नहीं आया, आ गया। अगली बात ये वाला पॉइंट और समझो, नॉन कॉम्पिटिंग फीस। नॉन कॉम्पिटिंग फीस क्या होता है, आप कहीं जॉब कर रहे थे, अब आप नॉर्मल तरीके से जॉब छोड़कर जा रहे हो, प्री मेच्योर टर्मिनेशन नहीं हो रहा है, लेकिन आप एक्सपर्ट हो चुके, वहां पर जॉब करते करते आपने बोला अब तो मैं यही सेम बिजनेस करूंगा और खुद का ऑफिस खोलूंगा, मैं भी एम्प्लॉयर बनूंगा। तो एम्प्लॉयर बोल रहा है आपको ना 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, आप है ना खुद का मत खोलना, या यहाँ से 40 किलोमीटर में मत खोलना, दूर खोल लेना, क्योंकि आप मेरे सबसे अच्छे एम्प्लॉय हो, आप खोल लोगे तो मेरा काम नहीं चलेगा। इस चीज के पैसे दे रहे हैं तो जीएसटी लग जाएगा, क्योंकि वहां पर तो जॉब खत्म हो गई, फिर जॉब के बाद कुछ नहीं करने के लिए पैसा दे रहे हैं ना,
तो वहां पर जीएसटी लग जाएगा। फिर देखो, यदि कोर्ट या ट्रिब्यूनल जो सर्विस देते हैं ना, उन पर जीएसटी नहीं लगता। कोर्ट केस का फैसला सुना रहा है, उस पर जीएसटी नहीं लगता है। एमपी एमएलए सर्विस दे रहे हैं, उस पर भी नहीं लगेगा। या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई बॉडी फॉर्म हुई है, वो अथॉरिटी सर्विस दे रहे हैं, तो भी नहीं लगेगा। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन है, तब तो वैसे ही नहीं लगता। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं है, तो भी नहीं लगेगा। या फिर और कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी वगैरह है, वहां के चेयरपर्सन, मेंबर, डायरेक्टर वगैरह सर्विस दे रहे हैं, तो भी नहीं लगेगा। एक बात बता देता हूँ, जनरली तो लगता है। जैसे जैसे मतलब रोडवेज बस चल रही है, ट्रेन चल रही है, पोस्ट ऑफिस वगैरह, इन पर लगता है। ये जो स्पेसिफिकली बता रहा हूँ ना, कि कोर्ट पर नहीं लगेगा, एमपी एमएलए पर नहीं लगेगा, कोई अथॉरिटी है, तो वहां के जो अथॉरिटी है ना, ऑफिसर वगैरह, वो उस कंपनी वगैरह को दे रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं, उन पर नहीं लगेगा। अगली बात है, कोई इंसान मर गया। अब देखो, जो इंसान मर गया ना, उससे कभी भी पंगा मत लेना। जिंदा इंसान से ले लो, मरे हुए से कभी भी मत लेना, वरना बहुत बुरी तरीके से फंस जाओगे। तो इंसान के मरने के जस्ट बाद से जीएसटी लगना बंद। चाहे उसको जला रहे हैं, दफना रहे हैं, गाड़ी में लेकर के जा रहे हैं, पोस्टमार्टम हो रहा है, मोर्चरी में लेकर जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो, मरते ही जीएसटी से मुक्त। फिर अगली बात है, सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग। मैंने बताया लैंड बिल्डिंग पर नहीं लगता, कंस्ट्रक्शन पर लगता है, रेंट पर देती हो तब लगता है। एक्शनेबल क्लेम, आप बोलोगे एक्शनेबल क्लेम को तो गुड्स माना था, आगे मैंने बताया था। केवल लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग वाले एक्शनेबल क्लेम पर लगेगा, बाकी पर नहीं लगेगा। ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं। अब ये छोटा सा एग्जांपल है, देखो अच्छा एग्जांपल है। 3 फ्लैट बेचे जा रहे हैं, फ्लैट ए, फ्लैट बी, फ्लैट सी, 3 फ्लैट बेचे जा रहे हैं। फ्लैट ए, फ्लैट बी, फ्लैट सी। कंसीडरेशन किसका है, कितना है? फ्लैट ए का 92 लाख, इसका 94, इसका 91 लाख। कब पेमेंट किया? ये मान लीजिए कि अक्टूबर 2018 क्या है हमारी कंप्लीशन डेट है। कंप्लीशन डेट मान लीजिए आप 1 नवंबर 2018 मान लीजिए। अब देखो कि केवल इस वाले में पेमेंट अपन को बाद में मिल रहा है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट के, और इन दोनों में पेमेंट पहले मिल रहा है, तो इसमें तो जीएसटी लग जाएगा, इसमें नहीं लगेगा। पूरा पेमेंट बाद में मिलना चाहिए, पहले नहीं मिलना चाहिए, 1 रुपया भी नहीं मिलना चाहिए पहले। अब ये गवर्नमेंट ने कुछ छोटे मोटे सर्कुलर इशू कर रखे हैं, तो देख लो, म्यूनिसिपैलिटी या पंचायत जो भी सर्विस दे रही है, उन पर नहीं लगेगा। जैसे म्यूनिसिपैलिटी सर्विस देती है, आपके घर के बाहर गाड़ी आती है, गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल, तो उसमें नहीं लगेगा, गवर्नमेंट ने साफ साफ बोल दिया। अगली बात, ये वाला ना फालतू का पॉइंट है। फालतू का पॉइंट कैसे है? मैंने बताया कि राजस्थान में ब्रांच 1 है, गुजरात में ब्रांच 2 है, यहाँ पर मैंने गुड्स भेजा, कोई पैसे वैसे नहीं लिए हैं। कैसे लूंगा पैसे? मेरी तो ब्रांच को ट्रांसफर कर रहा हूँ। जीएसटी लगेगा क्या? बिल्कुल लगेगा। लेकिन मैंने गुड्स को गाड़ी में भेजा है, गुड्स हवा में तो जाएंगे नहीं, गाड़ी में भेजा है, तो गाड़ी भेजने को, व्हीकल भेजने को सर्विस मानेंगे क्या? व्हीकल भेजने को नहीं मानेंगे, क्योंकि व्हीकल भेजना पर्पज नहीं था, पर्पज था उसमें गुड्स भेजना, तो व्हीकल भेजने को नहीं मानेंगे। आगे बात समझ में? अगली बात, लेकिन अगर पर्पज ही व्हीकल भेजना था ना, व्हीकल की कुछ रिपेयर वेपर करानी है, मतलब पर्पज ही व्हीकल भेजना था, तो मान लेंगे। अगली बात, ये भी वही पॉइंट है, दूसरा पॉइंट दूसरे पॉइंट से ही रिलेटेड है। आगे बात समझ में? एक और पॉइंट बता देता हूँ जो मैं बताना भूल गया। जो प्रिंसिपल और एजेंट वाली बात है, उसमें मैंने आपको बताया, एजेंट अगर स्ट्रॉन्ग है ना, तो इसको सप्लाई मानते हैं, जीएसटी लगा देते हैं। लेकिन यहाँ चाहे एजेंट ने प्रिंसिपल को दिया हो, चाहे प्रिंसिपल ने एजेंट को दिया हो, लेकिन इसमें केवल गुड्स वाली बात आएगी, सर्विस वाली बात नहीं आएगी। प्रिंसिपल एजेंट को सर्विस दे रहा हो या एजेंट प्रिंसिपल को सर्विस दे रहा हो ना, तो नहीं मानते हैं। अब ये हमारा लास्ट टॉपिक है, कंपोजिट सप्लाई और मिक्स्ड सप्लाई। बस ये लास्ट टॉपिक है, इसको अच्छे से देख लो, और उसके बाद में खत्म हमारा चैप्टर। फिर मैं आपको एक बार रिवाइज कराऊंगा, और रिवाइज कराने के बाद में मैं आपको 40, 50 से भी ज्यादा एमसीक्यूज कराने वाला हूँ। डायरेक्टली उनमें से क्वेश्चन आ जाएंगे आपके एग्जाम में। आ जाए तो आप ये मत बोलना कि बस पेपर आउट करा दिया। अब देखो, 2 चीजें होती है, एक होता है कंपोजिट सप्लाई, एक होता है मिक्स्ड सप्लाई। जीएसटी लगता है क्या? दोनों पर लगता है। फिर क्यों अलग अलग कर रहे हैं, ये भी अभी बताऊंगा, तो समझो। कि मान लीजिए कि मैंने एक पैकेट खरीदा, मैंने
एक पैकेट खरीदा, या खरीदा नहीं है, मान लीजिए बेचा मैंने, एक पैकेट बेचा। पैकेट में क्या था? 5 तो बियर की बोतल थी। पैकेट के अंदर क्या था? कुछ बियर की बोतल्स थी, कुछ ड्राई फ्रूट्स थे, कुछ चॉकलेट्स थी और कोल्ड ड्रिंक्स थी। वाइन की बोतल्स थी, ड्राई फ्रूट्स थे, चॉकलेट थी, कोल्ड ड्रिंक थी, ये सब चीजें थी। दूसरी चीज है, मैंने एक और चीज बेची। उसमें मैंने क्या बेचा? लैपटॉप बेचा और लैपटॉप का चार्जर दिया है, ये दिया है। दोनों में ये मानकर चलना कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, रजिस्टर्ड हूँ, बिजनेस पर्पज से कर रहा हूँ। अगर क्वेश्चन कुछ भी नहीं बोले ना आपको एमसीक्यू में, ये मानना बिजनेस पर्पज से हो रहा है, ट्रांजैक्शन कंसिडरेशन के लिए हो रहा है, टैक्सेबल पर्सन कर रहा है, ये मान लेना। ये मत सोच लेना यहाँ पर तो मिस्टर ए लिखा हुआ आया था, हमने ये मान लिया पर्सनल कैपेसिटी है। मिस्टर ए क्या रजिस्टर्ड नहीं हो सकता? कुछ भी नहीं बोले, मान लेना बिजनेस पर्पज से हो रहा है, टैक्सेबल पर्सन है, रजिस्टर्ड वगैरह ये सब मान लेना। तो यहाँ पर तो मैंने क्या सप्लाई किया है कि वाइन की बोतल्स है, ड्राई फ्रूट्स है, चॉकलेट्स है, कोल्ड ड्रिंक है, और यहाँ पर मैंने क्या किया है? लैपटॉप प्लस चार्जर बेचा है। लैपटॉप पर अलग रेट लगती है, चार्जर पर अलग रेट लगती है। मान लीजिए कि इस पर लगती है, मान रहे हैं अपन, इस पर लगती है 20%, इस पर रेट लगती है 15%। यहाँ पर मान लीजिए वाइन पर तो लग रही है 40%, माना है अपन ने, रेट अपन को याद नहीं करनी है। ड्राई फ्रूट्स पर लग रही है 20%, चॉकलेट पर लग रही है 15%, कोल्ड ड्रिंक पर लग रही है 25%, ऐसा अपन ने मान लिया। अब देखो क्या होगा। जो पहला एग्जाम्पल है हमारा, एग्जाम्पल नंबर 1 है जो हमारा, इसको तो अपन मान करके चलते हैं मिक्स्ड सप्लाई। इसको तो अपन क्या मानकर चलेंगे? मिक्स्ड सप्लाई। और यहाँ पर रेट लगेगी जो सबसे ज्यादा रेट है ना, हाईएस्ट वाली, वो लग जाएगी। आगे बात समझ में कि नहीं आई? आ गई। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं वरना आपको सेम लगेगा। इस सेकंड वाले एग्जांपल में मान लीजिए कि लैपटॉप पर रेट लगती है 10%, चार्जर पर लगती है 15%। तो पहले वाले को तो अपन को क्या मानना है? पहले वाले को तो अपन को मानना है मिक्स सप्लाई, और जो सबसे हायर रेट होता है ना वो लगेगा सब पर। दूसरे वाले में क्या होगा? जो अपनी मेन सप्लाई है, दूसरे वाले को मानेंगे कॉम्पोजिट सप्लाई मानेंगे, और इसमें क्या होगा? जो अपनी मेन सप्लाई है, जो प्रिंसिपल चीज है, मेन चीज है, वो वाली रेट लगेगी। तो मेन पर कितना लग रहा था? 10 लग रहा था, तो 10 रेट लग जाएगी। चार्जर पर भी 10, उस पर भी 10। और पहले वाले एग्जांपल में मिक्स्ड माना तो वाइन पर भी 40, ड्राई फ्रूट्स पर भी 40, चॉकलेट पर भी 40, कोल्ड ड्रिंक पर भी 40। आगे बात समझ में? सर जी लॉजिक क्या है? समझ में तो आ गया लॉजिक क्या है। लॉजिक समझने से पहले आप डिफरेंस समझो। पहले और दूसरे में एग्जांपल क्या है? पहले वाले में वो नेचुरल बंडल नहीं है, वो चीजें साथ साथ नहीं बेची जाती है, आप जबरदस्ती उनको साथ साथ बेच रहे हो। उनको अलग अलग बेचा जा सकता था लेकिन आप साथ साथ बेच रहे हो। क्यों बेच रहे हो? टैक्स कम करने के लिए। आपको पता है वाइन पर तो 40% टैक्स लगेगा, तो आपने टैक्स को कम करने के लिए एक उसके अंदर काजू डाल दिया, एक चॉकलेट डाल दी, एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल डाल दी और 10 बियर की बोतल डाल दी महंगी वाली। तो आप टैक्स बचाने के लिए कर रहे हो, जबरदस्ती उनको मिलाया है, तो सबसे ज्यादा वाली रेट लग जाएगी। वो चीजें जनरली साथ साथ नहीं बेची जाती है, उनको आपने मिक्स किया है, वो होता नहीं है। लेकिन सेकंड वाले में क्या है? वो नेचुरली बंडल है। नेचुरली बंडल, पहले वाले में वर्ड याद रखना है आर्टिफिशियल बंडल, दूसरे वाले में वर्ड याद रखना है नेचुरली बंडल। वो नेचुरली बंडल है, जनरली साथ साथ बेचा जाता है। अब बिना चार्जर के लैपटॉप क्या काम में आएगा? इसलिए अपन ने प्रिंसिपल जो चीज है वो वाली रेट लगा दी। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप आंसर बताना सही या गलत। मैं बोल रहा हूं मिक्स्ड सप्लाई वाले में तो जो हाईएस्ट रेट होती है वो लगती है, और कंपोजिट सप्लाई में जो लोवेस्ट रेट होती है वो लगती है। ट्रू या फॉल्स? मिक्स्ड सप्लाई में हाईएस्ट रेट लगती है, कंपोजिट सप्लाई में लोवेस्ट रेट लगती है। ट्रू या फॉल्स? फॉल्स है। पहला तो सही है कि मिक्स्ड सप्लाई में हाईएस्ट रेट लगती है, लेकिन दूसरा वाला गलत है। कंपोजिट वाले में लोवेस्ट नहीं लगती है, जो प्रिंसिपल गुड्स है वो वाली रेट लगती है। यहाँ पर अगर 30 होता ना तो यहाँ पर भी 30 वाली रेट लगती है। यहाँ पर ये देख लो, देखो क्या लिखा हुआ है। अगर गुड्स को सेपरेटली, अगर गुड्स को नेचुरली बंडल करके बेचा जाता है, नेचुरली बंडल होते हैं तो वो कॉम्पोजिट है। अगर साथ साथ सप्लाई किया जाता है जनरली तो वो कॉम्पोजिट है। अलग अलग बेच सकते हैं तो वो मिक्स्ड है। अगर एक प्रीडोमिनेंट नेचर का है तो वो कॉम्पोजिट है। और यदि प्राइस अलग अलग चार्ज कर दी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्राइस अलग अलग ले रहे हो,
नहीं नहीं, अगर प्राइस ही अलग अलग ले रहे हो तो न वो कॉम्पोजिट है न मिक्स्ड है। ये सिचुएशन तो तब आती है ना जब आपने मिला करके पैसा ले लिया। जब अलग अलग ही पैसे ले रहे हो तब तो अलग अलग रेट लगा लो, क्या दिक्कत है। तो मैं आपको है ना एक बार पूरा रिवाइज करा देता हूँ। आज अपन ने जो भी पढ़ा, आप लोग है ना कमेंट बॉक्स में बता देना कि मैं ये जो आपको बार बार रिवाइज कराता हूँ इससे आप परेशान तो नहीं होते हो। परेशान होते हो तो आप मुझे बता देंगे, और परेशान नहीं होते हो तो मैं इसी तरीके से आपको रिवाइज कराता रहूंगा। तो आपको कमेंट बॉक्स में दो चीजें बता देनी है, एक तो शेड्यूल बता देनी है, तीनों शेड्यूल बता देनी है किस किस चीज की होती है, और एक ये बता देंगे कि ऐसे जो मैं आपको बार बार में बीच बीच में रिवाइज कराता रहता हूँ इससे आपका टाइम खराब होता है या आपकी हेल्प होती है। कमेंट करके आंसर जरूर बताएंगे, नहीं बताएंगे तो धीरे धीरे वीडियो आएंगे, और बताएंगे तो जल्दी जल्दी वीडियो आएंगे। तो देखो, सबसे पहले मैंने आपको गुड्स की डेफिनेशन बताई। गुड्स किसे कहते हैं नहीं याद करना है, याद करना है गुड्स किसको नहीं कहते हैं। मनी को, मनी वर्थ को, सिक्योरिटीज को और इमूवेबल एसेट को गुड्स नहीं कहते हैं। बाकी सब कुछ गुड्स है, आप साथ साथ बोलते रहिए। सर्विस, सर्विस किसको कहते हैं ये बोलिए, सर्विस किस किस को नहीं कहते हैं। गुड्स को सर्विस नहीं कहेंगे, मनी को सर्विस नहीं कहेंगे, मनी वर्थ को नहीं कहेंगे, सिक्योरिटीज को नहीं कहेंगे। लेकिन मनी, मनी वर्थ और सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई सर्विस दी जा रही है जिसके लिए कंसीडरेशन भी लेते हैं तो जीएसटी लग जाएगा। जैसे रुपीज के बदले डॉलर, डॉलर के बदले रुपीज, या लोन दिया जा रहा है, लोन लिया जा रहा है, सिक्योरिटी खरीद बेच रहे हो तो ब्रोकर को ब्रोकरेज दी जा रही है, उन पर जीएसटी लग जाता है। फिर एक्शनेबल क्लेम बताया, गुड्स है क्या, बिल्कुल है, लेकिन टैक्स केवल लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग पर ही लगता है, बाकी चीजों पर नहीं लगता है। मनी के अंदर इंडियन और फॉरेन करेंसी दोनों इंक्लूडेड है। जो अब लीगल टेंडर नहीं है, पुराने सिक्के विक्के, वो सब चीजें उनको गुड्स मान लेना है। बिजनेस में सब कुछ आता है। टैक्सेबल पर्सन किसको कहते हैं, जिसने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है उसको, जिसको रजिस्ट्रेशन करवाना था लेकिन नहीं करवाया उसको भी कहेंगे। टैक्सेबल इवेंट, जीएसटी के अंदर क्या होती है, सप्लाई को टैक्सेबल इवेंट माना जाता है। अब देखो अगली बात बताता हूं। सप्लाई के अपन ने कुछ पैरामीटर्स पढ़े, इंपॉर्टेंट होते हैं सप्लाई के पैरामीटर्स। क्या क्या बताए सप्लाई के पैरामीटर्स, मैंने क्या क्या बताए। पहला मैंने आपको सप्लाई का पैरामीटर बताया कि जो सप्लाई है वो होना चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज का होना चाहिए। दूसरी चीज, जो चीजें गुड्स एंड सर्विस नहीं है उनका नहीं होना चाहिए। सप्लाई होना चाहिए कंसिडरेशन के लिए होना चाहिए। तीसरी बात मैंने बताया बिजनेस के लिए या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए होना चाहिए। अगली बात मैंने बताया कि सप्लाई कौन करेगा, एक टैक्सेबल पर्सन करेगा। अगर टैक्सेबल पर्सन सप्लाई नहीं कर रहा है, सप्लाई कौन करेगा, सप्लाई करेगा एक टैक्सेबल पर्सन करेगा। अगर टैक्सेबल पर्सन नहीं कर रहा है सप्लाई तो उसको अपन नहीं मान करके चलेंगे। फिर देखिए अगली बात है हमारी, अगली बात है कि जो सप्लाई है वो टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर होना चाहिए। टैक्सेबल टेरिटरी में हो रहा है तो उसको नहीं मानेंगे। तो देखिए मैंने क्या क्या पैरामीटर्स बताए, गुड्स एंड सर्विस का सप्लाई होना चाहिए। फिर दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कंसिडरेशन के लिए होना चाहिए। तीसरा पॉइंट मैंने बताया बिजनेस के लिए होना चाहिए। चौथा पॉइंट मैंने आपको बताया कि सप्लाई कौन करेगा, एक टैक्सेबल पर्सन के द्वारा सप्लाई होना चाहिए। अगली बात मैंने आपको बताया जो सप्लाई है वो होनी चाहिए, जो सप्लाई है वो भी टैक्सेबल होनी चाहिए। अगर वो सप्लाई ही टैक्सेबल नहीं है तो नहीं आएगा। और छठी बात मैंने बताई कि जो सप्लाई है वो टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर होना चाहिए। फिर मैंने आपको इनके अंदर देखो क्या क्या चीजें बताई। इनके अंदर मैंने आपको बताया कि गुड्स एंड सर्विस का सप्लाई होना चाहिए, जिन चीजों को अपन गुड्स एंड सर्विस नहीं मानते उनका नहीं होना चाहिए, जैसे मनी, मनी वर्थ, सिक्योरिटीज और इमूवेबल एसेट। कंसिडरेशन, कंसिडरेशन वाले के मैंने कुछ एक्सेप्शन बताए, उनको मैं अभी आपको रिवाइज कराता हूँ। बिजनेस, बिजनेस वाले में केवल वो मैंने बताया कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हैं विदाउट कंसिडरेशन फ्रॉम रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन तो नहीं, तो भी मान लेंगे। टैक्सेबल पर्सन का एक्सेप्शन बताया, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, उसके अंदर जो रिसिपेंट होता है वो देता है टैक्स, क्योंकि जो सप्लायर होता है वो रजिस्टर्ड नहीं होता। फिर टैक्सेबल सर्विस होनी चाहिए, मतलब लीकर नहीं होना चाहिए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, और टैक्सेबल
टेरिटरी के अंदर होना चाहिए। कंसीडरेशन की मैंने क्या-क्या आपको एक्सेप्शन बताए। कंसीडरेशन के देखो मैंने आपको क्या-क्या एक्सेप्शन बताए। पहले मैंने आपको इंपोर्ट वाला बताया। इंपोर्ट वाले को बिल्कुल ध्यान से याद रखना। इंपोर्ट वाले में क्या बताया, कंसीडरेशन के लिए हो रहा है तब तो जीएसटी लगेगा ही लगेगा। कंसीडरेशन के लिए नहीं हो रहा, फ्री में हो रहा है और वो पर्सन अपना रिलेटेड भी नहीं है तो नहीं लगेगा। बिना कंसीडरेशन के हो रहा है, वो पर्सन अपना रिलेटेड है तो पर्सनल यूज वाले में तो नहीं लगेगा, बिजनेस वाले में लग जाएगा। फिर अगली बात मैंने आपको बताई कि जो बिजनेस एसेट्स थी उसको डिस्पोज किया जा रहा है, चाहे आप उसके माचिस की तिल्ली लगा दो तो भी आप पर जीएसटी लग जाएगा, बशर्ते आपने आईटीसी का डिडक्शन ले लिया है, नहीं लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगली बात है जो रिलेटेड पार्टी है या जो डिस्टिंक्ट पर्सन है उनके बीच में सप्लाई हो रही है तो फिर जीएसटी लग जाएगा। डिस्टिंक्ट पर्सन मैंने बताया, दो अलग-अलग स्टेट में ब्रांचेज है या फिर एक ही स्टेट में लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन करा रखा है। अलग-अलग स्टेट में रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा तो भी डिस्टिंक्ट पर्सन है, एक ही स्टेट में रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो डिस्टिंक्ट पर्सन है। रिलेटिव पर्सन में सब कुछ ही आ जाएंगे, जो अपन पर कंट्रोल कर रहा हो, अपनी फैमिली वाले हो वो सब आ जाएंगे। अब इनके बीच में अगर सप्लाई हो रही है विदाउट कंसिडरेशन भी हो रही है तो भी इसको सप्लाई मानेंगे, जैसे एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में स्टॉक वगैरह ट्रांसफर किया जा रहा है। फिर अगली बात मैंने बताई प्रिंसिपल और एजेंट है। प्रिंसिपल और एजेंट में केवल गुड्स को ही सप्लाई मानेंगे, सर्विसेज वाले को नहीं मानेंगे। लेकिन एजेंट दमदार होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कहने का मतलब वो खुद के नाम से इनवॉइस इशू कर सकता है। एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर बताया, यदि एम्प्लॉयमेंट के दौरान हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है और यदि 50,000 तक का गिफ्ट दिया जा रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इससे ज्यादा का नहीं होना चाहिए। और एक और बताया था प्रिंसिपल एजेंट का, डेल क्रिएटर एजेंट वाला बताया था, वहां पर भी वही बात है। जो डेल क्रिएटर एजेंट है वो लोन दे रहा है, उसका इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, तो वो जो इंटरेस्ट वाला है वो 5वें पॉइंट में जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। जो डेल क्रिएटर वाला है इंटरेस्ट वो चौथे पॉइंट में जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, इस बात पर डिपेंड करेगा वो एजेंट स्ट्रॉन्ग है या नहीं। एजेंट स्ट्रॉन्ग है तो जुड़ जाएगा वरना नहीं जुड़ेगा। फ्री सैंपल वगैरह पर जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो भी नहीं मिलेगा। बाई वन गेट वन पर डिपेंड करेगा। क्या डिपेंड करेगा बाई वन गेट वन में, कि वो कंपोजिट है या मिक्स सप्लाई है। कंपोजिट मिक्स वाले में मैंने क्या बताया, यदि मिक्स जबरदस्ती कर रहे हो, आर्टिफिशियली बंडल है तब तो हाईएस्ट वाला लग जाएगा। कंपोजिट है जनरली उन चीजों को साथ ही बेचा जाता है तो फिर जो प्रिंसिपल मेन चीज है उस पर लग जाएगा। फिर इसके अलावा मैंने आपको और क्या पढ़ाया, और कुछ भी नहीं पढ़ाया। कैसे पता चलेगा गुड्स है या सर्विस है, यदि टाइटल ट्रांसफर हो रहा है, ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है तब तो गुड्स है और यूज में लेने के लिए दे रहे हो तो सर्विस है। और क्या बताया, एक मैंने आपको ये बताया इमूवेबल एसेट में खास पॉइंट बताया, इमूवेबल एसेट सेल परचेज कर रहे हो कुछ भी नहीं होगा। कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो जीएसटी लग जाएगा। कंस्ट्रक्शन कब मानेंगे, यदि आपने कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने से पहले थोड़ा सा भी पैसा दिया है ना तो जीएसटी लगेगा, तो पूरा पैसा बाद में देना, पहले मत देना। और यदि इमूवेबल एसेट को रेंट पर दे रहे हो, कॉमर्शियल पर्पज से रेंट पर दे रहे हो या रेंट पर ले रहे हो तो फिर जीएसटी लग जाएगा। और क्या बताया मैंने आपको, इसके अलावा तो मैंने और मेरे हिसाब से शायद कुछ भी नहीं बताया है। एक वो बताया कि आप सिक्योरिटी जमा करा रहे हो, किसी भी पर्पज से करा रहे हो तो वैसे तो सिक्योरिटी पर नहीं लगेगा, वो अगर एडजस्ट हो रही है, चाहे मकान की सिक्योरिटी हो, किसी भी चीज की हो तो लग जाएगा। फिर मैंने आपको जीएसटी के रिगार्डिंग 3 लिस्ट बताई थी, 3 शेड्यूल बताई थी। वो तो वैसे आप बताने वाले हो, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ, फिर आपको भी बतानी है कमेंट बॉक्स में। 3 शेड्यूल किस-किस की बताई थी। पहली शेड्यूल तो हमें बताती है कंसीडरेशन की एक्सेप्शन, जहां पर कंसीडरेशन नहीं है फिर भी सप्लाई मान रहे हैं, जो ऊपर अपन ने ये 7 पॉइंट पढ़े हैं ये वाले। दूसरा बताते हैं कि वो गुड्स माना जाएगा या सर्विस, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। तीसरा नेगेटिव लिस्ट। नेगेटिव लिस्ट के अंदर मैंने क्या-क्या बताया था वो अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। नेगेटिव लिस्ट वाले एम्प्लॉई एम्प्लॉयर के बीच में हो रहा है तो फिर नहीं होता है। लैंड एंड बिल्डिंग की सेल परचेज हो रही है नॉन, तो उसको नहीं मान करके चलते हैं। तो वो चीजें अपन देख चुके हैं और बिल्कुल आसान वाली चीजें थी, उसके अंदर कुछ भी खास था नहीं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही है। यदि आपको ये वीडियो बढ़िया लगता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगले वीडियो में मतलब क्लास नंबर 4 में इसके अपन एमसीक्यूज करने वाले हैं, तो इस चैप्टर को आप लोग बिल्कुल अच्छे से देख लेना। इसके 50 प्लस एमसीक्यूज अपन करने वाले हैं। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।